चलो मैं आप लोगों को दो चीज बताने वाला था, कार्बन नैनो ट्यूब याद है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताना था क्या, हाँ क्वांटम डॉट्स। ठीक, इससे भी सवाल आएगा, लिखित लिख लो, लिखित है, आएगा ही आएगा, इससे भी सवाल आएगा, हम लिखित है ये, मतलब इट इज बाई नोन। अच्छा आज मैं थोड़ी क्लास 12:30 पे ही छोड़ दूंगा क्योंकि आई हैव सम वर्क, आई हैव टू गो, इसलिए थोड़ा पहले भी आ गया था। कार्बन नैनो ट्यूब एंड क्वांटम डॉट्स समझ लो। कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होता है? ग्राफीन शीट देखा आप लोगों ने? ग्राफीन शीट, अच्छा नहीं देखा तो चलो यहां दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। हाँ बहुत ही मतलब अगर मैं बोलूं कि मैजिकल इन्वेंशन है कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब देखो ये दिख रहा है आपको? कार्बन नैनो ट्यूब कुछ ऐसा ही होता है, मतलब एक प्रकार से ये आप देखोगे कि होता तो एलोट्रॉप है, मतलब कार्बन एटम्स की ना अरेंजमेंट है। देखो ग्राफीन फिर ग्राफाइट की अलग, ग्राफीन ऐसे होता है स्ट्रक्चर में, इसकी अगर लेयरिंग कर दो तो ग्राफाइट हो जाएगा, उसको अगर राउंड शेप में कर दो, सिलेंड्रिकल शेप में मल्टी लेयर, इसी प्रकार, मतलब कहने का मतलब क्या, इसी की आप अरेंजमेंट कर सकते हो। तो अगर शीट में करोगे तो ग्राफीन शीट हो जाएगी, सिलेंडर हो जाएगी। इसकी यूजिबिलिटी इतनी ज्यादा, टच हुआ क्या, इतनी ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कार्बन नैनो ट्यूब कार्बन एलोट्रोप दैट रिजेंबल्स द ट्यूब ऑफ कार्बन एटम, मतलब एक प्रकार से ट्यूब होता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स आर एक्सट्रीमली रोबस्ट, डिफिकल्ट टू ब्रेक, बट दे आर स्टिल लाइट because of their exceptional mechanical, electrical and thermal properties. Carbon nanotubes are one of the most investigated nanomaterial. मतलब धरती पर जितना भी नैनोटेक में काम हुआ है ना, उसका समझ लो अकेले 80% इसी पे काम हुआ है, और बाकी का जो 20% है, नहीं नहीं 80 नहीं 70% इस पे काम हुआ, बाकी का 20% क्वांटम डॉट पे काम हुआ, 10% सारा नैनोटेक है। मतलब नैनोटेक में अगर मैं बांटूं सबसे सारा काम किस पे हुआ, तो इस पे हुआ है, और उसके बाद क्वांटम डॉट पे हुआ है। क्वांटम डॉट पे वैसे ज्यादा होना चाहिए था, पर क्योंकि क्वांटम डॉट बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एंड इस पे हुआ है। और 10% सारा जितनी भी पूरी नैनोटेक है, जिसमें हम लोग ड्रग डिलीवरी और रोबोटिक्स, एआई, कम्युनिकेशन एंड सो एंड, सब पे उस पे हुआ है, ठीक है। अच्छा अब ये चीज आप देखो, इसमें इमेजेस कहाँ है, इमेज ये रहा, कोई एक अच्छी इमेज मिले तो आप लोगों को दिखाता हूं मैं कुछ। चलो ये वाली इमेज थोड़ी ठीक लग रही है, ये भी बुरी नहीं है, हाँ ठीक है। देखो अब सोचो इसकी एक बार यूजिबिलिटी सोचो, ये पता है कितना लाइट होता है? इतना लाइट होता है, पर कितना स्ट्रांग होता है? एक लोहे को बेंड करने बराबर स्ट्रांग होता है। अब सोचो लाइट कितना है, इतना, और ये तो फट गया ना, पर आप ऐसे लोहा तोड़ लोगे क्या? ऐसे बेंड कर लोगे क्या? नहीं ना। अब सोचो तो ये एक प्रकार से मैजिकल इन्वेंशन है कि नहीं? थिंक अबाउट इट। आप इसको कहां कहां यूज कर सकते हो? घर बनाने में। अब अर्थक्वेक आएगा तो कोई घर टूटेगा? जापान में यूज होता है कि नहीं? आप अपना घर बनाओ इस पे। अच्छा गोरखपुर में भी एक बिल्डिंग बन रही है, इस कार्बन, एक बिल्डर है, थोड़े जानने में ही है, मतलब डायरेक्ट जानने में नहीं है, पर मामा के थोड़े जानने में, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूज किया है। आई गेस 47 डेज में 4 माले का कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया। 47 डेज में, फर्स्ट टाइम इन गोरखपुर 47 डेज में 4 माले का खड़ा हो गया। चलो ये कुछ नहीं। नोएडा में जहां पे मेरा फ्लैट था, वहां से थोड़ी दूरी पे सेक्टर 147 पे 27 मंजिले का सुपर मॉल बन रहा है। सुपर मॉल मतलब बहुत बड़ा मॉल, उसमें सब कुछ है, वॉट नॉट एवरीथिंग, ठीक है। 1 महीने में पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी है। 27 माला, कैन यू बिलीव कितना ऊंचा होता है? 1 महीने पूरी बिल्डिंग खड़ा कर दिया। अब उसके अंदर जो हो रहा है डेकोरेशन, इंटीरियर, वो तो साल भर लग जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली, पर पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने 30 दिन में खड़ा कर दिया। मतलब 30 दिन पहले कुछ नहीं था, बस बेस बनाने में जो समय लगा होगा, सबसे ज्यादा समय वही लगता है ना बेस में। 30 दिन में पूरा स्ट्रक्चर खड़ा, लिटरली। सोचो आप जा रहे हो, खाली जमीन है, 30 दिन बाद के 27 माले की बिल्डिंग खड़ी है। बिलीव करना टफ है। अच्छा मैं आपको लोग दिखाता हूँ ना, अब आप लोग आज कम बच्चे हो तो मैं एकदम दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा?
आप लोगों को दिखाता हूं मैं। नैनो फाइबर यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, नैनो फाइबर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। और अरे इमेजेस पे जाते हैं, क्या पता इस पे दिखा दे। कोई बिल्डिंग दिखाए। देखो ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये दिख रहा है, ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, ये पूरा ये घर है ना, ये मुश्किल से 1 घंटे का काम होगा। अब बताओ ऐसा घर बनाने में, चलो ये इतने ब्रिजेस से बने, ये ब्रिजेस बने हैं ना, ऐसे ब्रिज बनाने में भारत में कितना समय लगता है? ऐसे ब्रिज बनाने में 3-4 साल लग जाता है ना, ये मुश्किल से 2 से 3 महीने का काम है। वही तो, कोई आप देखो ना, ब्रेकिंग की कोई दिक्कत नहीं है, टूटने का कोई झंझट नहीं है, आराम से फैक्ट्री में बनाना है आपको, लाके यहाँ पे इम्प्लांट कर देना है। मतलब एक तरीके से ये मेक एंड ब्रेक टेक्नोलॉजी होती है, वहां पे आप बनाओ, यहाँ पे आप लगे जोड़ दो, और फिर जब वो खराब हो रहा हो तो फिर उसको तोड़ो, ले जाओ, रिपेयर करो, लाके जोड़ दो। पर ऐसे अगर ब्रिज बनाओ कितना सही है ना। मान लो अब गोरखनाथ में ब्रिज बन रहा है, तो मेक एंड ब्रेक वाली टेक्नोलॉजी बन रहा है। जो बगल में ब्रिज बन रहा है मैं देखा, वही तो मैं इतना एस्टोनिश, मेक एंड ब्रेक टेक्नोलॉजी बन रहा है। मतलब नैनो फाइबर नहीं यूज हो रहा होगा, पर मेक एंड ब्रेक क्या मतलब, जनरली पहले क्या होता था, वहीं पे पूरा गड्ढा वड्ढा करते थे, सब वहीं पे 1 महीना साल भर वहीं रहते थे और बनाते थे, तो बहुत ज्यादा आवाजाही दिक्कत होती थी। पर अब क्या है, बस वहां पे ब्रिज लगाए हैं, ब्रिज बना कहीं रहा है, फिर उसको इम्पोर्ट लेकर आएंगे चलाकर, और वहां लगा देंगे, टाइट कर देंगे। तो एक दिन देखे मैं, रात में ही लाए, सब लगा दिए, अगले दिन देखे एक पूरा एक लेन बन चुकी थी। अब बाकी जगह वो गड्ढा कर रहे हैं, फिर एक दिन लाएंगे, ला के रख देंगे। जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, लगभग पूरा 8 लेन है, वो इसी टेक्नोलॉजी बना है, ला के खड़ा कर दिए ऐसे। मतलब पहले ब्रिज 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 ब्रिज, फिर लाके खड़ा कर दिए और वो यहाँ पे टाइट कर दिए। कल को खराब होगा तो एक सेगमेंट खराब होगा, पूरा ब्रिज नहीं गिरेगा। तो खराब हो गया मान लो यहाँ पे, तो उसको उठाएंगे, ले जाएंगे, उसकी जगह दूसरा लगा रख देंगे, उसको रिपेयर करेंगे, उसको रखे रहेंगे, फिर लाके जैसे बचपन वो बच्चे नहीं खेलते हैं, वो जो बनाने वाला पजल टाइप का घर वर, वैसा है। कितना बढ़िया है, टूटेगा तो सिर्फ वो हिस्सा टूटेगा, उसको ले जाओ, फिर दूसरा लगा दो उसकी जगह। और ये सब चीजें अगर आप गिट्टी बालू इन सब से करोगे तो शायद ज्यादा कॉस्ट भी लगे, और कॉस्ट इसमें भी लगेगा, और बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और हैवी बहुत ज्यादा हो जाएगा। पर ये सोचो, एक क्रेन उठा सकता है, क्रेन, और इस पे आप ट्रेन दौड़ा सकते हो, मेट्रो, तब भी नहीं गिरेगा। सोचो, मतलब मैं बोला ना कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टिगेटेड टेक्नोलॉजी है ये, और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। आप अपने ये टेबल, चेयर, मोबाइल फोन सब में यूज कर सकते हो, टूटेगा ही नहीं। अब जैसे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, अब जैसे सेंट्रल विस्टा की बनाई गई है, इसकी जो आयु प्रेडिक्ट की गई है वो लगभग 250 साल प्रेडिक्ट की गई है। जो राम मंदिर बनाया जा रहा है उसको 950 से 1100 साल तक उसके अंदर स्ट्रेंथ रहेगा। सोचो, टीसीएस और एलएनटी मिलकर बनाई है ना इस राम मंदिर को। अब सोचो उसमें इतना ज्यादा क्या यूज किए होंगे, उसमें नैनो फाइबर्स यूज कर रहे हैं वो लोग, और ग्राउंड की जो लेयरिंग है 4 लेयर में कर रहे हैं। जैसे वो जो बुर्ज खलीफा बनाया गया है वैसा लेयरिंग यहाँ यूज हो रहा है। मतलब एक होता है टी ज्वाइंट, एच ज्वाइंट, अलग अलग ज्वाइंट्स होते हैं। अब जैसे सिविल इंजीनियरिंग में ये सब यूज होता है, तो यहाँ पे ना मल्टीपल ज्वाइंट्स इस्तेमाल होंगे। अगर मान लो कल को अर्थक्वेक आएगा ना, तो वो अर्थक्वेक फैलेगा ही नहीं, उसी जगह रहेगा, उसको कंसंट्रेट कर लेगा उस बिल्डिंग में। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है ये सब टेक्नोलॉजी। तो उसमें अच्छी बात क्या है कि नैनो फाइबर उसमें और ऐड ऑन कर देगा स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो जो ग्राफीन आपको मैंने दिखाया है वही है कार्बन नैनो ट्यूब। अब आते हैं क्वांटम ट्यूब, बस इतना ही बताना था। पर मैं आपको यह बता दूं कि ये पेपर आउट है, एक सवाल आना है, फिक्स है, मतलब आपका 2 नंबर बन गया। 2 नंबर से आप पीसीएस क्वालिफाइड से अनक्वालिफाइड का जो रिश्ता वो होता है रास्ता, आराम से आप उसको तय कर लोगे सिर्फ इस क्वेश्चन से। सच में आराम से ये आना ही है, और ऐसा बहुत कोई एपिक नहीं आएगा। ऐसा आएगा कि आपको बस हल्का सा दिमाग लगाना है कि इसकी टेंसाइल क्या होगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी की, सब कुछ हाई कर दो और वेट को लो कर दो। मतलब एक तरीके से ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको चाहिए, जो आपको रिक्वायर्ड, जो आपको डिजायर, वो होगा इसमें, ऐसा समझ लो। अब आते हैं क्वांटम डॉट, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट। मैं बोला नैनोटेक मेरा फेवरेट इस वजह से भी है, देखो आई एम वेरी गीकी, आई एम वेरी टेकी, मुझे बहुत पसंद है टेक वैक, और उसमें क्वांटम डॉट जैसी टेक्नोलॉजी। अब सोचो हम लोग का जो अगला मॉड्यूल है वो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईसीटी वैसे तो देखो जनरली लोग
टेक्नोलॉजी वाले पढ़ाते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन भी पढ़ाते हैं। मैं तीनों को एक साथ, मैंने ये दोनों को मैं एक साथ ही एक मॉड्यूल में खत्म करूंगा। ठीक, अब देखो सीन क्या है कि क्वांटम डॉट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इट कैन रिवॉल्यूशनाइज एनीथिंग। फॉर एग्जांपल ऐसा सोचो कि आपको कोई मैसेज भेजना है यहां से XYZ जगह, ठीक है, मान लो इस जगह से उस जगह आपको एक मैसेज भेजना है। कैसे भेज सकते हो? मेल से, और फोटोग्राफ भेज सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और कबूतर ज्यादा ऑब्सोलीट हो चुका है, और कोई टेक्नोलॉजी बताओ? टेलीग्राम, और खत वत लिख के भेज दिए धीरे धीरे कोई एक से, और एरोप्लेन में भेज दिए, मतलब कार्गो भेज दिए, मतलब यही सब कुछ टेक्नोलॉजी है। आप बताओ, ये सब टेक्नोलॉजी अभी तक यूज हो रही है, ठीक। अब आते हैं थोड़ा एकदम फास्टेस्ट मोड ऑफ, जिसे मैं ईमेल इसमें एक एग्जांपल लिया। व्हाट इज एक्चुअली एन ईमेल? आपने यहां लिखा वहां पहुंच गया, हो क्या कैसे जा रहा है ये? सिग्नल्स है ना, सिग्नल है, कुछ इसमें ICT का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और कुछ वेव्स, कुछ पार्टिकल, सबका इस्तेमाल करा जा रहा है, और अल्टीमेटली मेरे को डेस्टिनेशन जो है वहां पहुंचा दिया गया मैसेज, ठीक है। अब सोचो, अब आते हैं क्वांटम डॉट में। अब ये चीज आपको समझ में आ गई, पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि यही इंफॉर्मेशन अगर मुझको मान लो एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक मैसेज भेजना है, कैसे भेजेंगे? नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसकी वेवलेंथ, इसकी साइज हमेशा उस पर्टिकुलर से तो बड़ी ही होगी, या तो इसको भी हम नैनो साइज पे उतारे हैं, है कि नहीं? जैसे कि हम फुटबॉल खेल सकते हैं, चींटी खेल पाएगी क्या फुटबॉल? तो उसको अगर फुटबॉल खेलना है तो हमें उसके लेवल पे फुटबॉल बनाना पड़ेगा ना, है कि नहीं? छोटे बच्चों को बॉल अलग आता है, बड़े बच्चों को बॉल अलग आता है खेलने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए वो पकड़ना, उनका ग्रिप ही नहीं बन पाएगा उस बड़े बॉल पे, तो उनके लिए फुटबॉल छोटा आता है। फिर धीरे धीरे बड़े होते फुटबॉल के भी अलग अलग साइज है, कुछ सोच के ही तो ग्रिप नहीं बन रहा है, क्योंकि उसके लिए फिर वो वैल्यूबल नहीं रह गया। तो अब सोचो, अगर कोई बच्चा छोटे, मान लो छोटा बच्चा खेलने लायक, चलने लायक बच्चा इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, ठीक, मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा बच्चा है, इमेजिन कर लो एक पैरेलल वर्ल्ड में इतना बड़ा बच्चा है, तो उसका फुटबॉल कितना बड़ा होगा? और छोटा, पीनट बराबर पीनट। अब मैं कह रहा हूं पीनट बराबर बच्चा है, फुटबॉल कितना बड़ा होगा? मैं कह रहा हूं सरसों के दाने बराबर बच्चा है, अब फुटबॉल कितना बड़ा होगा? मतलब आप ये क्या कर रहे हो? इवेंचुअली आप प्रोपोर्शनल में से कम कर रहे हो ना, वही मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपको जहां मैसेज भेज रहे हो वो तो आपके विक्सिनिटी में, आपके रेंज में है, तो आप भेज पा रहे हो। अब आपके रेंज में ही नहीं है वो सेल कहां आपके रेंज में, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत छोटा है। आपको वहां भेजने के लिए आपको अपने सब सिग्नलिंग तो छोटी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं ना? आपको पहुंचने के लिए रास्ता भी छोटा करना पड़ेगा। अब जो ये गली है, यहाँ पे थोड़ी 4 लेन बना देंगे, ये गली के लिए ये 1 लेन सही है, पर अगर यही मान लो यही चीज मेन हाईवे पे होता तो ऑटोमेटिक घर वर तोड़ के 4 लेन बनाना पड़ता, राइट? और जो कि हो ही रहा है। डिमांड के साथ आप अपने आप को सप्लाई वगैरह सब कुछ मैनेज करते हो। तो अभी हमारे क्या है, सेल के अंदर बातें भेजनी है, उसका मैसेज भेजना है सेल के अंदर, हमको ड्रग डिलीवर करना है, टारगेट ड्रग डिलीवरी, TDD, ठीक है। तो अपन कैसे कर पाएंगे? इससे तो नहीं कर पाएंगे ना, इसका इस्तेमाल लेते हैं। अब देखो कैसे, कल मैंने आप लोग एक चीज बताया था, कल क्या मतलब कल ही क्लास थी क्या? नहीं तो कल तो हालेलुया था। वो लास्ट क्लास कब थी? सैटरडे को थी। तो सैटरडे को मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो ये वाला भी गोल्ड था, ये भी गोल्ड था, और ये भी गोल्ड था, राइट? पर ये आप जो गोल्ड देखते हो रियल लाइफ में, येलो कलर का शाइनी गोल्डन टेक्सचर, राइट? तो वो गोल्ड था, पर बगल वाला आप लोग नहीं मान रहे थे क्योंकि मैंने नाम भी नहीं लिखा था, पर वो भी गोल्ड है तो है। क्यों वो अलग कलर है? ये मजेंटा था, वो पर्पल था, बताया था ना मैंने आपको, क्यों ये मजेंटा और क्यों वो पर्पल है, और ये क्यों गोल्डन है। अच्छा, कोई चीज दिखती है, उसके पीछे रीजन क्या है? वाई वी सी कलर्स? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो ये बात पता है, मतलब अगर इस पे रिफ्लेक्ट हो रही है क्रीम तो क्रीम दिख रहा है, इस पे क्रीम हो रही है तो क्रीम दिख रहा है, राइट? उस पे व्हाइट हो रही है, अच्छा व्हाइट तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होता है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है। ब्लैक है तो मतलब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है, मतलब दीज आर द कलर्स व्हिच वी सी, वी परसीव टू सी, राइट? इसका मतलब अगर वो तीनों गोल्ड है, वैसे तो जनरली गोल्ड आपका एक जगह हो, चाहे दूसरी जगह हो, चाहे तीसरे जगह हो, अगर गोल्ड है तो गोल्ड कलर का ही दिखना चाहिए, ये तो बात पता है ना। मतलब अगर गोरखपुर में गोल्ड उठाओगे तो वो क्या काले कलर का हो जाएगा, और लखनऊ में क्या पीला हो जाएगा, और दिल्ली में फिर नीला हो जाएगा। वो है गोल्ड तो हर जगह, क्यों? क्योंकि लाइट का सोर्स नहीं बदल रहा है, लाइट तो यूनिवर्सल सोर्स से आ रही है ना, वो नहीं बदल रहा है, राइट? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, गोल्ड हर जगह गोल्ड है। बट अगेन जब मैंने आप लोगों को बोली फोटो दिखाई तो इट वाज एस्टोनिशिंग, सर ये कैसे हो गया? वही गोल्ड यहाँ पे कलर बदल रहा है, हाउ कम? क्यों नहीं? ये दोनों, अच्छा दिख तो रहा था आपको, ये भी तो गोल्ड ही है पर कलर अलग है, ये भी गोल्ड है पर अलग कलर है।
सोचो तो यहीं से आपको क्वांटम डॉट दिख जाएगा। एक्चुअली में हो क्या रहा था, हमने उसको नैनो स्केल पे उसके अरेंजमेंट कर दी, उसी एटम की जो हमें गोल्डन कलर का दिख रहा था उसी को हमने नैनो स्केल पे उतर के उनके एटम्स को नैनो स्केल पे अरेंज किया, रीअरेंज किया, एंड सी द कलर वर डिफरेंट। तो इससे एक बहुत ही सही टेक्नोलॉजी बाहर आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि जब हम पिक्चर्स बनाते हैं, पिक्चर देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है समझना। आप धरती पे एनर्जी को अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना जान गए, एंड दिस वाज आई टोल्ड यू द बिगेस्ट इन्वेंशन एवर अ मैन हैज अचीव्ड। आग आया, आग से फिर उसने क्या 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 और आज परमाणु तक पहुंच चुका है। तो मतलब आग से शुरुआत हुई और कहां तक पहुंच गया। तो मतलब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, द जर्नी ऑफ एनर्जी इज एवरीथिंग, इज एवरीथिंग। इवेंचुअली यही सबसे बड़ी क्या थी हमारी इन्वेंशन। दूसरी इन्वेंशन मैंने क्या बताई सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी एक इंसान की, कि इंसान जानवरों से क्यों अलग है, कम्युनिकेशन। अच्छा कम्युनिकेशन के बहुत सारे माध्यम होते हैं, मैंने आपसे ऐसे बोल दिया, पर आप मेरे पास नहीं हो, आप कहीं और हो, तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा, फोन के थ्रू बोल के, मतलब इवेंचुअली बोल ही रहा हूं ना, मैं बोल नहीं सकता हूं। अब बताओ कैसे कम्युनिकेट करूंगा, टेक्स्ट करके, लिख के, वेरी गुड। और अब मैं टेक्स्ट भी नहीं कर सकता और मैं बोल भी नहीं सकता। इवेंचुअली मुझे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, तो मैं हूं नहीं ना। अरे वो यहां पे वो दूसरे शहर में अगला बंदा, वो भी तो बोलेगा ही पिक्चर्स के थ्रू, पिक्टोरियल। अरे फिल्म देखते हो कि नहीं, व्हाट इज दिस, इट्स अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो आर्ट का सबसे बेहतरीन फॉर्म क्या होता है, पिक्चर। पिक्चर इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, समवॉट वी आर कम्युनिकेटिंग समथिंग, राइट। अभी मैं आपको एक सीनरी दिखाऊं, अच्छा एसएसबी वगैरह के ट्रेनिंग में ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे इमेजेस दिखाते हैं, फिर आपको खुद ही स्पेकुलेट करना पड़ता है कि व्हाट डज इट से, एंड आपको सारी चीज सोचनी होती है, फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। देखो मेरे आंख का पावर बहुत ज्यादा है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं किसी भी फिजिकल में नहीं जा पाया, बट इट्स माय रिकॉर्ड, में जितने भी आर्मी के एग्जाम में बैठा हूं सब क्वालिफाइड रहा हूं, क्लास 10 फ्रॉम इंडिया मैं लगातार देता रहा हूं। फिर मेरे बचपन में आंख खराब हो गया था, मैं गिर गया, और इसका पावर 7.25 है, 7.25 एंड 3.75, एंड दे डोंट अलाउ अबव 2, आपको पता होगा। तो इनके लिए मैं अंधा हूं, और एक्चुअल में होना भी चाहिए। वो आर्मी और नेवी की बात है यार, वहां पे ऐसे कैसे अंधे अंधे लोग को उठा लेंगे। ब्रेन वाली बात होती है तो शायद मैं क्वालिफाई कर जाता, पर वहां पे ब्रेन के साथ फिजिकल स्टैमिना भी बहुत जरूरी होती है। इसीलिए आईपीएस इज नॉट माई, मतलब मेरा वही नहीं, लीग ही नहीं है। मैं आईपीएस में, हाँ आईएएस में तो आप बस का ये चाहिए, आंख भी ना हो तो भी अलाउड है। आईएएस में आंख भी ना हो तो भी अलाउड है, और ऐसे बहुत सारे ब्लाइंड आईएएस ऑफिसर्स हैं हमारे भारत में, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सेंस, इट्स ऑल अबाउट माइंड, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज द थिंग। बस थिंक क्या पर्सन, आपको पेड़ से थोड़ी डील करना है, आपको फाटक से, पंखे से और ये मोबाइल फोन से थोड़ी डील करना है, आपको डील कैसे करना है, इंसानों से। और इंसानों से डील करना सबसे टफ होता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कभी नहीं बदलेगी, इसकी प्रॉपर्टी कभी नहीं बदलेगी, इसकी प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी उसकी, पर इंसान की हर सेकंड बदलेगी, और यही डील करना है। तो a blind person can also deal। तो जैसे बहुत सारे ऐसे आप देखोगे हैंडीकैप आईएएस ऑफिसर्स, बहुत जैसे सोनल गोयल मैम उसमें एक एग्जांपल है, ठीक है। और ईरा सिंघल मैम बहुत बड़ी एग्जांपल है, हमारी यूनिवर्सिटी की थी, ठीक है। जिस साल मैंने एडमिशन लिया उसके 2 साल पहले वो वहाँ पे क्वालिफाई की थी, तो उनका वो हुआ था हमारे कॉलेज, हमारे यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन में आई थी वो, मतलब उस साल के बैच कॉन्वोकेशन में वो आई थी, तो हमने देखा था। और ऐसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे आईपीएस भी, सॉरी आईपीएस नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, ठीक है। अब तो मैं यहाँ कहाँ पहुँच गया, हाँ इंटरव्यू, हाँ मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बात कर रहा था। बट अब सोचो आपको कोई कलर, पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में मान लो मैंने एक चार्ट बनाया कि ये इतना बढ़िया सीनरी बना रहा था मैं, अच्छा घर है नहीं। अरे मेरा घर ये डिस्टर्ब क्यों हो जा रहा है, थोड़ी सी चिड़िया उड़ा दूं, थोड़ा सा पानी आ जाए, यहाँ पे थोड़ा सी घास वास कर देता हूँ, एक साइकिल बना दूं क्या बच्चे के लिए, छोड़ो जगह नहीं है। मतलब ये सीनरी है,
ओवरऑल देखो मैंने कुछ भी बनाया पर आपको एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन आ रहा है कि हाँ एक पहाड़ है, सूरज है, बचपन से यही देखते आ रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसे नदी बहती है। ऐसा होता है क्या कि एक ही जगह सब कुछ हो जाए, घर भी है, यहाँ पे घास वास है, यहाँ पेड़ है, यहाँ चिड़िया चचा रही है, कितना सही है ना, पॉल्यूशन नहीं है वहां पे, क्लाइमेट आप समझ गए ना। ओवरऑल इट्स अब देखो ये सब कुछ ग्रीन से बना है, अब जब यही मैं इसको येलो कर दूं, इसको व्हाइट कर दूं, इसको अलग 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 कलर दे दूं, तो अभी आपका धीरे धीरे जो पसंद है वो बढ़ता जाएगा। अभी जो है ना कि कई बार आप लोग आप देखते हो सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे आर्टिस्ट आते हैं, ऐसे 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 करके बनाते हैं, फिर उसको उल्टा सीधा करते हैं तो एक अच्छी सी इमेज आ जाती है, तो वी वर लाइक वाओ, क्यों? कलर्स, प्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो ओवरऑल ये बहुत ज्यादा जरूरी है पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करना, बट साइंस इतनी अच्छी पिक्चर डिपिक्ट नहीं कर पा रहा था। रियल में आप जो कलर बना सकते हो नेचुरल पिगमेंट से, नेचुरल पिगमेंट मतलब अपने पेड़ और क्लोरोफिल और वगैरह वगैरह, क्रोमो, जितने भी क्रोमो पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरो पिगमेंट्स और क्रोमो पिगमेंट्स, उनको इस्तेमाल करके हम कलर बना पा रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि भीमबेटका से शुरुआत हो गई थी इसकी ना, भीमबेटका पता है ना, भीमबेटका कितने लोग, आपने नाम सुना भीमबेटका? नाम सुना आपने? आप लोग कितने लोग नाम नहीं सुना भीमबेटका का? सुना है ना, आपने नहीं सुना है और आप हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं हो। भीमबेटका कोई बताएगा? सिंपल सी बात है, देखो एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट जहां पे ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत मानी जा सकती है इन इंडिया, जो कि नर्मदा के पास भोपाल के बगल में पाई जाती है। ठीक है, भीमबेटका एक केव है, वहां पर पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो वहां पे दिखाया गया है हंटिंग, डांसिंग, गैदरिंग, कम्युनिटी। तो वो लोगों ने ना लाल कलर, हरे कलर, व्हाइट कलर इस्तेमाल किया था, तो वही कलर थे और इतने कलर आ नहीं पाए, और वो कलर आज तक हैं, आज तक हैं। और कई दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे लोग ब्लैक एंड ब्लू इस्तेमाल किए हैं, वही डाइज, नेचुरल डाइज थे तो उसका इस्तेमाल किए। बट अभी क्या है कि अब आपको सोचो, ये चीज अगर आप बना रहे हो तो आप तो बगल में हो तो बना के दिखा सकते हो, आप बगल में हो बना के दिखा सकते हो, आप एक शहर कोने से हो तो आप उसको बना के उठा के गाड़ी में रख के ला के दूसरे को दिखा सकते हो। अब वो रह रहा है कर्नाटक में, तो आप कैसे करोगे? आपको अपना पिक्चर भेजना तो कैसे भेजोगे? फोटो लोगे तो इवेंचुअली फोटो लेने के टेक्नोलॉजी में वो सारे फोटोज कैप्चर भी तो, कलर कैप्चर भी तो होनी चाहिए ना, कलर ही तो कैप्चर, मैं कह रहा हूं टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है, कैप्चर ही नहीं कर पाई कलर। अच्छा वो कर भी ले रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ विबग्योर 7 कलर ही कर पा रही है, तो इससे ज्यादा कलर कर नहीं पा रही थी। वही जो RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू और प्लस विबग्योर, जहां से रेड क्या होता है विबग्योर का, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, यही कुछ कर पा रही थी, अब कुछ नया नहीं कर पा रही थी। तो साइंटिस्ट लोग बहुत डिस्टर्ब थे कि यार अगर मुझे ब्लैक दिखाना है, और एक होता है एनिमल मान लो ब्लैक, और देखो सारे का मैंने बोला था ना कि हर एक, सबके सर पे जो बाल है वो काले कलर का है, पर सारा सबका काला अलग कलर का है, सबके हेयर कलर क्या है जनरली ब्लैक है, पर अगेन डिफरेंस जब निकालना होगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो आपका, अगर आपका हेयर दिख रहा है, उसका हेयर दिख रहा है, उसका हेयर दिख रहा है, सबको ब्लैक, सबका ब्लैक है, पर जब उसको ट्रीट करना होगा ना सबके ब्लैक को उसको परसीव करना पड़ेगा, और फिर जब उस चीज को रीड करेगा तो हमने कंप्यूटर में रीड करेगा ना, फोटो लेगा तो कंप्यूटर ऐसे लेगा ना, वहां पे टेक्नोलॉजी फेल हो रही थी, तो लोग समझ नहीं पाए कैसे कैसे मैं डिफरेंशिएट करूं सेम कलर में। ऐसे देखो लाल से आप काला डिफरेंशिएट कर लोगे, नीला से हरा कर लोगे, पर अगर नीले में ही 100 नीला हो तो सोचो, अब यहां पे यही सवाल आ रहा है कैसे करोगे? आप लोग सोच पा रहे हो कैसे कर पाओगे? हाँ ये देखो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप उसमें कुछ एड ऑन कर दो, बट अगेन आप समझ नहीं रहे हो, आप उसमें एड ऑन करोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी आप बदल रहे हो उसकी, तो वो भी आप वहां पे रह के कर रहे हो, यू आर अवेलेबल, बट मैं सारी चीजें पूछ रहा हूं कि अब अगला बंदा कर्नाटक में है ना, दूर है मतलब आपसे, आपको सेम कलर उसको भेजने हैं, ब्लैक के ही शेड्स, कैसे भेजोगे? टेक्नोलॉजी यहां पे देखो मैं बता रहा हूं, टेक्नोलॉजी के पास ये कोई सॉल्यूशन नहीं था, फिर बाद में LCD आई, तो LCD ने क्या किया ना, डिस्प्ले बना दिया, मतलब छोटे 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 छोटे, आप लोग को दिखाता हूँ ये भी फोटो, आज मैं खूब फोटो दिखाऊंगा आप लोग को। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये बोलते थे ना LCD को, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD वर्सेस LED, ये तो अलग ही फोटो दिखा रहा है। हाँ ये अच्छा है आपके लिए,
ये ज्यादा बेहतर है। खुल जाओ भैया। अरे यार खुल। फ्लैट्रॉन टीवी, टोटल फ्लैट्रॉन टीवी, जो पहले नहीं इसे मोटे से बक्से आते थे उसको उनको बोलते हैं। तो नहीं, कई बार टी को अलग अलग भी होता है, ये रिफ्लेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है वर्ड। एफटी होता है बेसिकली, एफटी वर्सेस, तो फ्लैट्रॉन बोलते हैं। तो फ्लैट्रॉन टीवी, टेलीविजन और एलईडी। तो ये तो लाइट एमिटिंग डायोड है और यहाँ पे क्रिस्टल डिस्प्ले। अब देखो, चलो यहीं से समझ लो ये चीज। देखो एलसीडी में क्या हो रहा है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो डिस्प्ले है उसमें किसी किसी पर्टिकुलर एरिया पे आपको अच्छे कलर दिख जाएंगे, पर किसी किसी पर्टिकुलर एरिया पे अच्छे कलर नहीं दिखेंगे। फिर लोगों ने सोचा कि यार मेरे को तो, अगर मान लो मैं जंगल का फोटो खींचूंगा तो जहां पे एलसीडी होगा कुछ एरिया पे अच्छा दिखेगा, ये देखो डार्कर अच्छा दिखाएगा, पर लाइटर फेज में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। उसके सारे जो हरे पत्ते हैं एक्चुअल में हर हरा अलग होगा, पर वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आप देखो एलसीडी फोन में उतनी क्लैरिटी नहीं आती जितनी एमोलेड फोन में आती है। एलईडी में देखो वही हरे आपको हरा आपको अलग दिखेगा। जैसे ये लड़की की जो फोटो है सेल्फी में, अब एलसीडी और एलईडी में क्या डिफरेंस है? देखो इसका कलर ज्यादा, देखो इसके नोज के ऊपर थोड़ा सा रेडिशनेस दिख रहा होगा। हैट का कलर अगर ये डार्क ब्राउन है तो हल्का, यहाँ पे आपको कम दिख रहा होगा डिफरेंस। पूरी बॉडी सेम कलर की दिख रही है इसकी, पर यहाँ पे बॉडी के भी अलग अलग कलर है। जहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ पे खून ज्यादा दिखाई देगा, ठंड है मान लो, तो ये नाक लाल हो जाती है, माथा लाल हो जाता है, वो एलसीडी में नहीं आप कभी पकड़ पाओगे। बस वही चीज समझो आप, वहां पे एलईडी का इस्तेमाल हो रहा है और नॉर्मल कैमरे में। ठीक, ये चीज समझ में आया? अब ये हो गया। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, हमको और ज्यादा कलर चाहिए था, क्योंकि देखो आदमी बैठेगा तो नहीं नई जगह। अब मुझे इससे भी ज्यादा क्लियर चाहिए, इतना क्लियर चाहिए कि अगर इसके मान लो हेयर कलर से ना ब्राउन, अच्छा टोपी भी ब्राउन है, उन दोनों के ब्राउन का भी डिफरेंस दिखा देते। यहाँ पे एलईडी फेल हो रही थी, तो फिर आया क्या? एमोलेड, क्यूलेड आया। एमोलेड भी आया, तो एमोलेड बस क्या किया ना, ब्राइट कर पाया, कॉन्ट्रास्ट कम कर पाया, मतलब कलर नहीं बदल पाया वो, बस क्या किया, हल्का सा ब्राइट के कॉन्ट्रास्ट में एक तरीके से उसके फीचर में थोड़ा सा लीपा पोती कर दिया, मतलब जुगाड़। पर एक्चुअल में उसकी प्रॉपर्टी किसने बदली? क्यूलेड ने। अब क्यूलेड क्या करता है? क्यूलेड समझो, क्या भाई सर्च नहीं होता है क्या? सर्च यार, क्या बदमाशी है। आ गया क्यूलेड, एआई ये सब। चलो ये देखो ओलेड, ऑप्टिकल एलईडी, मतलब क्यूलेड से थोड़ा सा नीचे है, पर एक्चुअल में तो क्यूलेड ही मान लो। थोड़ा ये क्लियर होता तो आप लोगों को मैं दिखा पाता मैं क्या कहना चाह रहा हूं एक्चुअल में। ये चीज अगर समझ गए तो नैनोटेक का सबसे खूबसूरत जो, देखो इमर्सिव एक्सपीरियंस दिख रहा होगा आपको। मतलब जो कलर है ना उसकी एक, जैसे अगर मान लो हल्का ग्रीन है तो हल्का ग्रीन से ब्लू जाते जाते तो ग्रीन के सारे शेड्स आपको दिख रहे हैं। एलसीडी टीवी में दिखेगा ग्रीन के बाद हल्का ग्रीन, फिर तुरंत ब्लू हो, मतलब 3 कलर दिखे देंगे। ठीक है, एमोलेड में सारी 13 कलर, पर यहां से यहां तक का जो रास्ता है वो कम से कम कितने कलर का है? कम से कम 100 कलर का, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो, पर फोन में नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे फोन की डिस्प्ले बनाओ कि ये अगर 100 कलर है, मतलब यहां से लेके यहां तक अगर 100 कलर है तो मुझे 100 वो दिखे। ये है ऑप्टिकल एलईडी। ठीक, अब आते हैं इससे भी एक लेवल आगे, क्वांटम एलईडी। अब क्वांटम मतलब नैनो स्केल का एलईडी। ये सब नैनो स्केल नहीं, नॉर्मल स्केल है। अब आते हैं नैनो स्केल। तो नैनो जहां पे आता है आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए, जब भी मैं बोलूं नैनो तो आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए, देखो जब भी मैं लिखूंगी ना आप सैमसंग ही आएगा घूम फिर के, सैमसंग ही इसमें वो है, लीडर है, मार्केट लीडर है सैमसंग। जब भी मैं आपको क्वांटम वर्ड यूज करूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोई चीज को नैनो स्केल पे ले गया। और जब मैं नैनो वर्ड इस्तेमाल करूं तो वहां पे आपको समझना चाहिए कि वो चीज को, यहां पे गड्ढा है भाई, इतना गड्ढा था। ओके, तो अगर ऐसा हो
कि मैं आपको नैनो बोलूं तो दिमाग में आपके दो चीज आना चाहिए कि पहली चीज एकदम माइन्यूट लेवल में कोई भी पार्टिकल, कोई भी इवन हाइड्रोजन, इवन गोल्ड, इवन लोहा, इवन दिस प्लास्टिक, आप उसके नैनो स्केल पे अपने हिसाब से उस गोल्ड को बदल सकते हो, अपने हिसाब से उस प्लास्टिक को बदल सकते हो, अपने हिसाब से उस आयरन को बदल सकते हो। सोचो अगर ऐसा हो गया तो क्वांटम एलईडी क्या होगा, मतलब इसी चीज को मैं अपने हिसाब से कैसे बदल रहा हूं। अभी इमेजिन करना थोड़ा टफ होगा आप लोगों के लिए, बट ये कौन आ गया, हद है, कोई नाम ही नहीं मिला इन लोग को, क्यू डॉट नाम रखिए अपना। क्या बोलती पब्लिक, कोई अच्छा इमेज नहीं दिख रहा है यार। यस, बॉस्टन यूनिवर्सिटी की मेरी फेवरेट फोटो है, जब मैं देखता हूं मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। ये ओपन करें इमेज, ओपन इमेज एंड न्यू टैब, वेयर इज न्यू टैब, हियर इट इज न्यू टैब। इससे यार नहीं खुलेगा, जूम करने से तो और फटेगा ये। चलो ठीक है, समझो ये पता है क्या है, एक सीसी है ढेर सारी छोटी 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 छोटी, इसको बंद कर दिया गया है। इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, कुछ कलर्स रखे हैं अलग अलग, आपको क्या दिख रहा है, वही सेम सबको कलर्स दिख रहे हैं। पता है ये सब क्या है, एक ही मटेरियल है। मान लो ऑयल, कोई ऑयल, ऑलिव ऑयल ले लो, तो ये भी ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल सब ऑलिव ऑयल है। एग्जैक्टली तो नैनो लेवल पे उस पर्टिकुलर, मान लो ऑलिव ऑयल छोड़ दो, मतलब वो तो एक कंपाउंड है, आप ले लो गोल्ड को लेके चलते हैं, गोल्ड है, गोल्ड को मैंने नैनो लेवल पे अरेंज किया, तो ये मान लो 10 टू द पावर, अगर मान लो 10.1 नैनोमीटर है, तो ये 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जब तक होगा यहां तक। आप देख रहे हो हर एक पॉइंट पे कलर बदल रहा है, सेम मटेरियल का, मैंने मटेरियल नहीं बदला है, यही तो एक्चुअल थिंग है। आपका दिमाग यही परसीव करना चाहिए कि काला है, पर अगर मैं इसके एटम को अपने हिसाब से नैनो स्केल में बदलूंगा, शायद मैं इसको गायब भी कर दूं, ऐसा कलर मैं कर दूं कि इस पे लाइट पड़े और रिफ्लेक्ट, मतलब लाइट ही ना पड़ पाए, ये रहेगा ही नहीं। मैं पकड़ूंगा पर आपको दिखेगा नहीं, आपको पीछे की चीजें दिखाई देंगी। एग्जैक्टली, इट कैन बिकम अ ट्रांसपेरेंट बॉडी। तो अगर मैं बोलूं वो जो अदृश्य चोगा था हैरी पॉटर वाला, क्या वो सच हो सकता है? यस, दैट कैन बी ट्रू। अदृश्य चोगा बनाया जा सकता है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना सुनने में, देखोगे नहीं हैरी पॉटर आप लोग? अरे हाँ, द इनविजिबल मैन, एग्जैक्टली, नॉवेल में वो कुछ खाता तो खाना दिखता है, वो गायब रहता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में था, एनसीईआरटी नहीं, सीबीएसई में था, सीबीएसई में क्लास 11th में था ये नॉवेल। और एक में था वॉशिंगटन, बुकर टी वॉशिंगटन थे एक में, और एक में ये था इनविजिबल मैन। मैंने तो पूरी मूवी भी सब देखी, बहुत ही फर्जी नॉवेल है वैसे तो, जो बताना चाहो बताया नहीं पाया। तो अगर मैं कहूं कि एक नैनो लेयरिंग लाऊं, मैं यहाँ पे से सामने से एक पर्दा खड़ा करूं और उसकी अरेंजमेंट मैं ऐसे करूं कि उसमें लाइट ही ना रिफ्लेक्ट कर पाए, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं, तो मैं गायब भी तो हो जाऊंगा, मैंने दिखा दूंगा आपको, क्योंकि उस पर लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही है। आई कैन अरेंज। और सेम सोचो, अगर मैं इसी तरीके से गोल्ड का कलर में बदल सकता हूं, तो अगर मैं गोल्ड का कलर बदल सकता हूं, तो क्या मैं अपने हिसाब से लाइट के कलर्स को नहीं बदल सकता हूं? तो अब जो पैनल यहां लगा हुआ है, अगर यहां पे ब्लैक है, अच्छा देखो ये भी तो ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, और जो मैं ब्लैक स्क्रीन ला रहा हूं वो भी तो ब्लैक है, पर देखो तीनों में कितना डिफरेंस है ना। देखो ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, पर ये आपको इससे थोड़ा सा, ये थोड़ी शाइनी ब्लैक है, ये प्रॉपर ब्लैक है, पर ये थोड़ा सा रफ है, और ये भी ब्लैक है, बट अगेन सिंस इट्स ऑन स्क्रीन तो आपको अलग कलर का दिख रहा होगा। और ये भी ब्लैक है, सारा ब्लैक है पर अलग अलग कलर का है। पर मैं बताऊं, अगर यहाँ पे क्वांटम होता, क्वांटम, ये क्वांटम एलईडी होती है, फिर एमोलेड होता। एमोलेड में क्या होता है कि अगर आप आजकल जो पिक्चर शूट हो रहे जनरली आईमैक्स, आपने सुना होगा आजकल जो मूवीज आ रही है वो आईमैक्स आ रही हैं, जितनी भी आईमैक्स मूवीज आती हैं, अगर वो आप अपनी कभी एमोलेड डिस्प्ले में देखोगे, उसका ब्लैक और आपके स्क्रीन का ब्लैक इमर्स हो जाएगा, मतलब आपको लगेगा ना कि आपकी स्क्रीन ही बाहर आ गई है।
एग्जैक्टली हो सकता है ऐसा आपको फील आए। क्यों? क्योंकि जो उसका आखिरी पिक्सल होगा ना आपकी स्क्रीन का आखिरी पिक्सल, अब वो जो फिल्म का जो आखिरी पिक्सल होगा, मतलब जो आपके उसमें आ रहा है, वो इतना ज्यादा सिमिलर होगा क्योंकि वो नैनो स्केल पे बराबरी कर लिया उसका, दोनों आपको लगेगा सेम ही है, इसीलिए आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा। तो क्वांटम एलईडी बहुत ज्यादा मतलब खूबसूरत टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा। तो क्वांटम डॉट ऐसे ही आता है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको पढ़ाया नैनोटेक में, यही सेम चीज आएगा, क्वांटम डॉट सेम आएगा किसमें? आईसीटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वहां पे हम क्वांटम कंप्यूटिंग सोचेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग अगेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दैट कैन मेक यू गॉड, आपको भगवान बना सकती है। तो भगवान क्या कर सकते हैं? एवरीथिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग एवरीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग इट कैन डू। एंड गूगल और फेसबुक ने बना भी रखा है क्वांटम कंप्यूटर। ये पढ़ने लगा है साइंस। एग्जैक्टली, कुछ भी मतलब आप सोच नहीं सकते। जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ेंगे आईसीटी में, तो आप कहोगे सर अभी तक न्यूक्लियर टेक से बड़ा लग रहा था, फिर आपने नैनोटेक पढ़ाया, नैनोटेक तो अलग। अब जब मैं आपको क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे सर क्या क्या पढ़ा। रोज आपको एक नया लेवल मिलेगा सोचने का। मतलब आप, मैं बताऊं, जब मैं वापस से रिवाइज करता हूं, कभी कभी नई टेक्नोलॉजी आती तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू डाइजेस्ट। कभी कभी ऐसा लगता नहीं कि यार फोल्डेबल टेक्नोलॉजी, मेरे को पता था हाँ आराम से फोल्डेबल छोड़ो, आई कैन वाउच फॉर सच अ टेक्नोलॉजी कि अच्छा रुको, पहले आप लोगों को मैं वो अदृश्य चोगा वाला एक मैं आप लोगों को दिखाऊं क्या है वो। चाइना ने इसको वो कर रखा है, बना लिया है अभी हाल ही फिलहाल में। मतलब एक ऐसा डिस्प्ले बनाया है, अगर यहां पे लगा दूं वो डिस्प्ले तो ये टेबल नहीं दिखाई देगा, मैं नहीं दिखा दूंगा, सिर्फ ये वॉल दिखाई देगी। क्या मैं लिखूं उसको? ट्रांसपेरेंट शीट, अरे ये तो फिर वो आ जाएगा, इनविजिबल शीट लिखता हूं मैं, सॉरी। क्या हो रहा है? इनविजिबल, हाँ क्वांटम स्टील्थ बोलते हैं इसको। देखो दिखा, मैं वही भूल गया था, क्यू स्टील्थ, क्वांटम स्टील्थ मतलब स्टील्थ मतलब छुपना, छुपाना, यही ना स्टील में छुपा होना। ये देखो इंसान खड़ा पर गायब हो गया और पीछे की चीज दिख रही है आगे, पीछे वाला जो दिख रहा है ना वो आगे आ गई, इंसान गायब। चलो ये वाली वीडियो दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट प्ले नहीं होगा क्या? कहाँ पे वॉच दिया? राइट, कहाँ? अच्छा, ये है टेक्नोलॉजी एक्चुअल में। ये देखो, देखो पीछे का पूरा दिख रहा है कि नहीं सीट, देखो पीछे जो है पर इंसान था उसके पीछे। ये देखो आपको पीछे का दिख रहा है ये वॉल, पर इंसान नहीं दिख रहा है। ये देखो आगे गाड़ी दिख रही है ना, गाड़ी आगे क्या है, ठीक, पर एक्चुअल में एरोप्लेन रखा था। यहां से दिख रहा है आपको, ये शीट दिख रही है पर इसके नीचे पूरा टैंक रखा हुआ है, अब तो दिखाई नहीं देगा। ये सब डिफेंस टेक्नोलॉजी में है। सोचो आप कुछ भी छुपा सकते हो, कुछ भी छुपा सकते हो। आप ऐसे एक लेयर बना दो, पूरी आर्मी पीछे खड़ी है, अगले को लगे कोई है ही नहीं, वो हटाओ, पूरी आर्मी खड़ी है। आप ये समझ रहे हो? मतलब ये देखो बहुत ही डेंजरस, ये बहुत डेंजरस भी है अगर इसको जुडिशियस यूज ना किया जाए, जो कि नहीं किया जाएगा। हम इंसान पहले इतने अच्छे नहीं है यार, इंसान लोग, कि सब कुछ अच्छा इस्तेमाल करें। अब आपको ये टेक्नोलॉजी देख के कैसा लग रहा है कि दैट, मैं बोला ना, अदृश्य चोगा कैन बी पॉसिबल। कुछ भी गायब कर सकते हो आप, कुछ भी, क्योंकि लाइट उस पर रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रही है, जब जा रही तो ट्रैप हो जा रही है, और वो ऐसा ट्रैप हो रही है, मतलब जा रही है तो बाहर निकलना है तभी तो निकल ही नहीं पा रही है, उसमें ट्रैप है। और ऐसा ट्रैप है कि एक ऐसे एंगल पे रखा गया है कि जो पीछे वाली जो लाइट पड़ रही है वो उसके थ्रू निकल जा रही है, पर वो ट्रैप है। तो पीछे की चीज दिखाई दे रही है पर जो जस्ट पीछे की चीज है वो गायब। एक्चुअली में अदृश्य चोगा में यही तो होता था कि हैरी पॉटर जब बैठता था तो वो गायब रहता था, अगल बगल सब दिखता ही था, वो शील्ड, उसके पीछे का वॉल सब दिखता था। मतलब वो फिक्शन, जेके राउलिंग ने फिक्शन में सोचा था, पर एक्चुअल में दिस कैन बी पॉसिबल। समझ रहे हो? तो एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू थिंक अबाउट नैनो टेक, क्वांटम टेक,
दीज आर दी मोस्ट ब्यूटिफुल साइंस एवर मेड, व्हाट आई फील। ठीक है, तो ये आज का था। क्वांटम खत्म, सॉरी क्वांटम तो नहीं खत्म हो सकता, नैनोटेक खत्म। वी विल बी स्टार्टिंग टुडे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो वो शुरू करने के पहले देखूं मैंने लेकर आया हूं कि नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बहुत सारे दिया था कि एप्लीकेशन में कुछ क्वेश्चन दिया था ही नहीं आप लोगों को? ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी कर लिया था, कुछ होमवर्क दिया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द नेगेटिव या फिर व्हाट आर द रिपरकेशन ऑफ नैनोटेक, तो सोच लोगे? कुछ नेगेटिव है कि नैनोटेक का, कुछ बता सकते हो आप लोग? जैसे पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है, नेगेटिव होगा, हर चीज का नेगेटिव होता है, ऐसा कुछ कोई नहीं है। कोई बता सकता है? एक भी नेगेटिव बता दो तो इट विल बी लाइक, मेरे लिए रहेगा कि हाँ आप लोग इतना सोच पाए। अरे सीधे बोलो कि अगर हेल्थ पे इफेक्ट पड़ जाता है वो तो ठीक है, सीधे बोलो कि हाँ ये भी सही है, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है, हमें पता नहीं। मतलब आप ना देखो, सब पॉजिटिव सोचो, इसी को आप बस क्या करो ना कि एक शैतान के हाथ में सारी टेक्नोलॉजी दे दो, तो वो क्या कर सकता है? सारा निगेटिव। पर वही बात है, आपको फ्रेम करने आना चाहिए आंसर। ठीक है, जबरदस्ती नहीं वहां लगे आप लिख रहे हो। जैसे अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा, देखो टारगेट ड्रग डिलीवरी इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, बट अगर टारगेट मिस हो गया तो ये तुरंत जहर है। इंस्टेड ऑफ क्योरिंग इट कैन किल। ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्योरिंग इट कैन किल। ठीक, देखो इतना कुछ पढ़ना है हम लोग को आईसीटी में। और मोस्टली इसमें सब करंट अफेयर, डार्क नेट करंट अफेयर, नेट न्यूट्रलिटी करंट अफेयर, एआई करंट अफेयर, ऐसे कुछ कंसेप्ट भी रहेंगे, क्रिप्टो करेंसी करंट अफेयर। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन तो आप लोग उसमें पढ़ोगे, इकोनॉमी में पढ़ोगे। इकोनॉमी में है ना आप लोगों के, मुद्रा में, मनी में, मनी बैंकिंग फाइनेंस में, मनी में आएगा। चलो ठीक है, मैं यहाँ डिस्कस कर लूंगा। एज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, हाँ क्यों नहीं पढ़ोगे? क्या पढ़ लोगे ना, क्योंकि अब एक लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी भी तो हमारा आना है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, नेगेटिव की बात कर रहा था। तो देखो ये हो सकता है कि हमारी टारगेट डिलीवरी फेल हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, अभी भी हम इसमें प्रो नहीं हुए हैं। प्रो मतलब अभी तक हमने इस पर प्रोफेशनल अचीवमेंट नहीं हासिल की है। तो इसका व्हाट कैन बी द वर्स्ट फेज, वो अभी हमने फेस नहीं किया है। जब तक हम फेस नहीं कर पाएंगे उसके लिए रेडी भी नहीं रह पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा है। जैसे वही बात है ना, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो जब 5 साल चलती है तब तो उसका कुछ नेगेटिव पता चलेगा हमको, है कि नहीं? तब ना उसके लिए हम रेडी हो पाएंगे। तो अभी इसकी कुछ नेगेटिव हमें पता ही नहीं चले। तो ये हो सकता है कि क्या पता इसका नेगेटिव बहुत ज्यादा हो। दूसरा एक चीज ऐसा देखा गया है, मेडिकल इंडस्ट्री में देखा गया है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में देखा गया है कि बहुत सारे जो नैनो पार्टिकल्स या फिर इस्तेमाल किए गए, नैनो एलिमेंट इस्तेमाल किए एग्रीकल्चर में, यूरियाज में जो इस्तेमाल किए गए हैं, और जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में जो इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें क्या हुआ है, टारगेटेड डिलीवरी हो गया, इंसान क्योर भी हो गया, पर कुछ नैनो पार्टिकल छूट गए। अब जब वो छूट गए तो कहां जाएंगे? वो इतने छोटे हैं कि वो न्यूक्लियस के अंदर बैठ सकते हैं। और न्यूक्लियस में क्या होता है? वो डीएनए तक में घुस सकते हैं। डीएनए से क्या होता है? डीएनए सीक्वेंसिंग, वो पूरा सीक्वेंसिंग ही खराब कर सकते हैं। आप समझ रहे हो किस लेवल पे ये डिस्टर्ब कर सकते हैं? तो वही बात है कि अब गॉड ने तो नैनो पार्टिकल बनाया, जो नेचुरल नैनो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, वो अपने हिसाब से बनाया। पर जब हमने इसको आर्टिफिशियली इन्वेंट किया तो अभी हमारी बॉडी के लिए वो एक फॉरेन पार्टिकल है, पर हमारी बॉडी रेडी नहीं उसको पहचानने के लिए। मतलब हमारी बॉडी का जो भी अपना फाइटिंग मैकेनिज्म है वो सबको फाइट कर सकता है, पर वो उस चीज को फाइट नहीं कर सकता जो उसके सिलेबस के ही बाहर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, इवन भोजपुरी में, तो आपको समझ में आएगा। पर अगर मैं मैंड्रिन बोलने लगूँ तो, क्योंकि वो आपके सिलेबस के बाहर, उससे कितना मजा आएगा ना मैं मैंड्रिन बोलूंगा तो वो आपके सिलेबस के बाहर है, राइट? तो ऐसे ही सोचो, तो नैनो टेक भी तो सिलेबस के बाहर की चीज है अभी, तो उसका रिपरकेशन एक्चुअली में हम सोच ही नहीं सकते। फिर दूसरा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये तो पूछो मत कितना ही हानिकारक हो सकता है। छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज आजकल मतलब बहुत गलत वे में लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी, किसी की प्राइवेसी रह ही नहीं जाएगी। प्राइवेसी समझ रहे हो ना, प्राइवेसी को कितने हिंडर करेगा। तो ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी भी कुछ नहीं रह जाएगी।
एनीवन कैन एंटर एंड लूट योर हाउस, आपको पता भी नहीं चलेगा। थिंक अबाउट इट। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप सोचो इसका रिपरकेशन कितने ग्रैंड लेवल पे हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप नेगेटिव सोच सकते हो कि नहीं, क्योंकि है तो नैनोटेक ही, तो वो किसी के हाथ में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो ये हो गया। तो दीज आर द थिंग्स, इस पे थोड़ा सोचिएगा। वैसे बहुत ज्यादा नेगेटिव्स है ही नहीं, क्योंकि अभी इतना अप्लाइड ही नहीं हुआ है, पर आपको सोचना है, अगर स्पेकुलेट करना है तो आप मतलब एक शॉर्ट नोट बना सकते हो एक पेज का। तो बनाना कुछ, हमको आप लोग अपनी राइटिंग दिखाना। मैंने भी कुछ लिखा है, आप लोग को मैं दिखाऊंगा। अच्छा, अभी आप लोग का छुट्टी का क्या सीन है? कुछ न्यू ईयर में छुट्टी वुट्टी हो रहा है कि नहीं आप लोग का? हाँ, तो यही जो आप लोग को हैप्पी हॉलीडेज मिला था, बस वही 2 दिन का छुट्टी था, इसी में लोग गायब हो गए। ठीक है, मैं कहा था आईसीटी। ठीक, आते आईसीटी पे डिस्कस करते। ये कहा कौन कैसे को आ गया? ये क्या खुद ही आगे बढ़ता है क्या ये? ठीक है, देखो हम इंटरनेट, कम्युनिकेशन एंड टेक, मतलब हम तीनों पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, कम्युनिकेशन एंड टेक, तीनों चीज की हम स्टडी चैप्टर में करेंगे। 5G, इंटरनेट, ICANN क्या है, मूवमेंट है, नेट न्यूट्रलिटी पता ही होगा आपको, बहुत ऐसे बवाल चला था यूएस में, अभी तो चलो इसका कोई इतना वो नहीं है। डार्क नेट, स्पेस बेस्ड नेट, स्पेस बेस्ड नेट आपको पता ही है, जियो फाइबर, जो जियो स्पेस फाइबर भेज रहा है, फिर स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो कि हमने डिस्कस किए थे स्पेस एंड टेक में। मैं क्यों स्पेस एंड टेक बोलता हूँ? स्पेस टेक में डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, AI, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, स्पेस कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक, फिर डेटा लोकलाइजेशन, डेटा प्रोटेक्शन रिजीम। इससे ज्यादा बाहर का कुछ नहीं आएगा, और ये पूरा का पूरा करंट अफेयर है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे कुछ भी इसमें स्टैटिक है क्या? कोई भी एक भी वर्ड जो स्टैटिक हो नहीं, क्योंकि स्टैटिक होता तो फिजिक्स हो जाता, या फिर वो हमारे रिजीम की बाहर की चीज होती है यूपीएससी के। तो यूपीएससी में हमको सब कुछ करंट अफेयर पढ़ना है। तो दिस विल बी अ वेरी शॉर्टर मॉड्यूल, बट दिस विल बी अ वेरी टफ मॉड्यूल फॉर यू, क्योंकि दिमाग को थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंड करने में थोड़ा समय लगता है इन सब चीजों को। पहले हम आते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में। अगेन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? अ पीस ऑफ डेटा इज एन इंफॉर्मेशन, बट व्हाट इज कम्युनिकेशन? व्हेन यू एक्सचेंज दैट डेटा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मिठाई कैसे बनती है, ठीक, दैट इज अ डेटा फॉर यू कि हाँ मिठाई ऐसे बनती है। बट अगर आपको मुझे बताना है तो यू हैव टू कम्युनिकेट। तो जब तक आप अपना डेटा मेरे को नहीं दोगे, फिर मैं आपको कुछ फीडबैक दूंगा, अच्छा ऐसे नहीं, अगर मैं ऐसा कर दूं तो ऐसे, मुझको कम मीठा बनाना हो, मतलब मुझे ऐसा बनाना हो, शेप बदलना हो, ज्यादा बनाना हो, कम। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन चालू हो गया, एक्सचेंज ऑफ डेटा चालू हो गया, राइट? अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे तो नहीं समझाना होगा मुझे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ना मैंने एक पॉइंट लिखा है, जितने भी लार्ज अंपायर थे, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट फॉर कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। कहोगे सर कैसे? वहां पे तो कॉमन नहीं, अलग तरीके से उन्होंने किया। मौर्यंस ने भी किया, गुप्ताज ने भी किया, मुगल्स ने भी किया, रोमन अंपायर्स ने भी किया। ठीक, अभी वो इस नीचे मत देखो, पर इस पे ध्यान दो। अब मैं आपसे पूछूं कि कैसे किया, एक दो एग्जांपल दे सकते हो आप लोग? मौर्याज जो थे, मौर्य और गुप्ता, मुगल, या फिर रोमन अंपायर, या फिर जितने भी बैजेंटाइन, जितने भी बड़े बड़े अंपायर रहे दुनिया में, उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया कम्युनिकेशन एंड टेक पे। अगर मैं पूछूं हाउ कम? गुप्तचर। तो देखो, एक तो ये टेक्नोलॉजी थी, पर मौर्यंस में ना थोड़े एडवांस थे। वो क्या करते थे ना कि हर 100 किलोमीटर पे अपना एक स्टे हाउस बना रखा था। तो यहां से इंफॉर्मेशन यहां से यहां, फिर यहां से वहां, और उस पर बहुत पैसा खर्च करते थे, क्योंकि देखो इंफॉर्मेशन इज द की। तब भी था, हाँ पोस्ट, मान लो एकदम पोस्ट, इवन वो तो पोस्ट ऑफिस, कार्गो भी एरिया था, कार्गो शिप का भी था, पोस्ट ऑफिस और कार्गो ऑफिस भी था, सामान भी तो जाता था। तो एक तरीके से वो सब कुछ इंफॉर्मेशन, मतलब जो जो हो सकता है, मान लो अगर सोना भेजना हो, हाथी घोड़ा भेजना हो, कहीं युद्ध हो गया उसके लिए सिपाही भेजना हो, कहीं से कोई, कहीं किसी की शादी है तो उसके लिए सामान का आदान प्रदान करना हो, कहीं कोई बहुत बड़ा भंडारा है, त्योहार, पहले त्योहार ही ज्यादा मनाते थे, तो मान लो कोई मेला लगना है, उसकी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी है कि राजधानी में मेला लगना है, सब लोग आ जाए, गांव वाले, 4 दिन भोज चलेगा राजा का। तो ये सब कैसे इंफॉर्मेशन जाता होगा? आज तो तुरंत आए और हो गया कि 22 जनवरी को राम मंदिर है, तो आप सब लोग लाइव दिखेगा, तो हमको पता है। अच्छा मान लो आज सपोज कर लो ऐसा कुछ होता ही नहीं इन्फॉर्मेशन, तो पता कैसे चलता है 22 मंदिर कुछ है? अपना अपना लोग अपने शहर में कर लेते, पता ही नहीं चलता। 25 तारीख क्रिसमस है, ये किसी ने बताया तो होगा ना पहली बार, तभी ना 25 तारीख को पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है।
इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ऐसी, तो आप छोटा बच्चा पैदा होता है उसको पता होता है कि हाँ हम अगले दिन कुछ होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी उसके दिमाग में पहले से इन्फॉर्मेशन डाल दिया गया। पर इसकी शुरुआत हुई होगी ना अपने तरीके से हुई होगी। इन लोगों ने बहुत खर्चा किया था अपने हिसाब में, मतलब अपनी आर्मी को रखना, स्टैंडिंग आर्मी बनाना, दीज वर द थिंग्स। अच्छा, हिस्ट्री को इस तरीके से थोड़ा पढ़ा करो। कभी भी अगर आंसर लिखना हो तो अगर आपको लिखे व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स, कभी लिखना हो तो ये भी लिखो इस तरीके से। किसी ने आंसर, इवन आपके जो मॉडल आंसर्स होते हैं ना, या फिर जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मॉडल, उसमें भी सब नहीं लिखा होता है, पर आप लोगों को सोचना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मैं लिखता हूं, मैंने जितने भी मॉक दिए मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं, एंड बिलीव यू मी मेरे को मिले हैं नंबर्स पे, नंबर मिले हैं, तो आप लोग को भी मिलेंगे। आई एक्सपेक्ट कि कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखो जो एवरेज लोग नहीं लिख रहे हैं। अगर आप लोग, वही बात है ना कि एक बात कही गई है, वही करते आओगे जो करते रहे हो, तो वही मिलेगा जो, अगर वही करते आओगे जो करते रहे हो तो क्या मिलेगा? कुछ नया, वही मिलेगा ना जो मिलता आया है। अब कुछ नया पाना है तो कुछ ज्यादा पाना है तो कुछ इनपुट आउटपुट, मतलब जो इनपुट दोगे वही ना आउटपुट निकलेगा। डाल रहे हो आप मशीन में मैंगो और चाहते हो मिले एप्पल जूस, आपको अगर एप्पल जूस डालना तो क्या डालना होगा? आपको इनपुट में एप्पल डालना होगा, राइट? तो मतलब कुछ बेसिक चीजें हैं, समझनी चाहिए। तो ये सब चीजें यू कैन यूज। अब देखो आते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पे थोड़ी बातें करते हैं। इन दोनों के पहले बातें करता हूं मैं। ह्यूजेंस और आइजैक को ऐसे नहीं इंट्रोड्यूस करूंगा। ऐसे सोचो कि जब लाइट तो वैसे बहुत पहले अर्थ पे आ गई थी, जब किसी ने ऑब्जर्व किया हो कि यार ये लाइट हमारी नहीं है, कहीं से आ रही है, तो वो इंसान क्या सोचा होगा? कोई भेज रहा होगा या फिर कोई अलग, मतलब क्या सोचा होगा? सोचो एक बार। आपको तो आज पता है कि लाइट सन से आ रही है, पर सोचो जिसको नहीं पता थी ये बात, है कि नहीं? जैसे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें नहीं पता तो सब कुछ मुंह में डाल लेते हैं, क्योंकि उनको जानना रहता है। व्हाई दे पुट एवरीथिंग इन देयर माउथ। पेन दोगे पेन, चाबी दो, बिस्तर दो, कुछ भी। छोटे बच्चे जो एकदम नादान होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी होती है। तो क्यूरियोसिटी उनकी एक ही तरह से फुलफिल हो, क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं। समझ उनको आता नहीं है, तुमको लगता है कि आई कैन टेस्ट इज समथिंग विच इज इन माई कंट्रोल। अगर वही चीज थोड़ी गंदी लगेगी तो वो फेंक देंगे। अब उनको स्मूथ लगेगी, जैसे कि एक आता है खिलौना बच्चों के लिए ही, ठीक है, वो हमेशा अपने मुंह में रखे रहते हैं, तो वो उसको बहुत लाइक करते हैं, राइट? तो समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो उनका एक प्रकार का क्या है, सेल्फ कम्युनिकेशन है कि मेरे लिए ये चीज। तो सोचो जिसने पहली बार लाइट पे ऑब्जर्वेशन किया होगा कहीं भी पूरी दुनिया में, चाहे किसी भी एरा में, उसके लिए था ना कि लाइट आ कहां से रही है। फिर धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी, लोगों ने डिस्कस किया, बहुत सारे ऑप्शन जो किया कि यहीं से आ जा रही है, यहीं से आ जा रही है, वहां से ये वो XYZ, बहुत सारी चीजें हैं, समझ में आ गई, ठीक है। फिर किसी ने बोला कि ये यहाँ की प्रॉपर्टी नहीं, ये प्रॉपर्टी कहीं बाहर की है। फिर धीरे धीरे लोग आकाश, मतलब सॉरी यूनिवर्स की बातें की होंगे। फिर इवेंचुअली हुआ होगा कि चलो ठीक है, ये कहां से आ रही है? सूरज से आ रही है। हम उतनी दूर में हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम बस सूरज से आ रही है। अब सूरज से आ रही है तो कैसे आ रही है? सवाल ये हुआ होगा, क्यों आ रही है? तो क्यों का सवाल यही था कि भैया देखो बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो जब बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी तो उसको स्टेबल फॉर्म में जाना होगा। तो एनर्जी क्या करेगा? हर व्यक्ति को स्टेबिलिटी अटेन करनी है, हर पार्टिकल को करनी है, हर एलिमेंट को करनी है, तो सूरज को भी करनी होगी। तो सूरज के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो आप लोग न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ ही रखे हो, बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो एनर्जी क्या करेगा? वो डिसिपेट करेगा। तो इसीलिए एनर्जी आ रही है, और इतने साल से कर रहा है कि उसके पास अभी तक खत्म ही नहीं हुआ फ्यूल उसका, ठीक है, लोग ये भी समझ गए। फिर सवाल उठ रहा है, वो दे तो रहा है पर हम तक कैसे पहुंच रही है? ऐसा तो है नहीं कि कोई ला के दे रहा है ये लोग एक एनर्जी, वो कॉन्टिन्यूअस आ रही है। दूसरी चीज, आप ही लोग बोलते हो कि सन और अर्थ के बीच में कुछ है ही नहीं, तो कैसे आ रही है? तो फिर एक जन थे ह्यूजेंस ने बोला कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वेव, एंड दैट वेव इज नोन एज ईथर, एंड इवेंचुअली एंटायर अर्थ इज फिल्ड विथ। तो मतलब सब कुछ किससे बना है? ईथर से, क्योंकि वो बता नहीं पा रहा था कि क्या है जो जिसकी वजह से आ रही है एनर्जी। तो जितना बुद्धि लगा पाया बेचारा लगाया। उस वक्त बहुत पुरानी बात है, 1600 के 17th सेंचुरी की बात है, ठीक। आइजैक न्यूटन बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है? इतना तो मुझको आज के डेट में ये पता है कि स्पेस इज वेकेंट, ठीक है, वो क्या है? पूरी तरीके से खाली है, ईथर जैसा कुछ नहीं है, ये तो मुझे पता है। अब इसको डिस्प्रूव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब आपके पास कोई बहुत बड़ा लीडर होता है ना, फेस होता है, तो वो कुछ भी बोल दे तो उसकी बात जनरली मान ली जाती है, एक्सेप्ट कर ली जाती है, चाहे वो गलत बोले चाहे सही, पर वो मान ली जाती है। तो आइजैक न्यूटन उस वक्त के क्या थे? बहुत बड़े साइंटिस्ट थे।
वो एक ऐसे लीडर थे, वो पूरी साइंस को खुद ही लीड कर रहे थे अकेले। तो वो जो बोलते थे वो सही बोलते थे। तो इसने तो वेव बोला था और वेव का नाम रख दिया था पार्टिकल, अरे सॉरी ईथर। इन्होंने अलग लेवल बोला, बोला वेव जैसे कुछ नहीं होता है, वेव जैसा कुछ नहीं होता है। तो बोले कि वेव क्यों नहीं होता है? बोले देखो वेव अगर होता तो यहां तक जो एनर्जी आ रही है, जो कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, वो ऐसा होता नहीं। मतलब उसकी जो चेंजिंग है फ्रीक्वेंट प्रॉपर्टी में वो अप्लाई नहीं होता। तो तुम जो बोल रहे हो वो पूरी तरीके से सच नहीं है। तो लोग बोला हाँ बात तो सही है, कभी कभी ज्यादा होता है कभी कभी कम होता है, तो बात तो सही है। अगर वेव होता तो कांस्टेंट होता, कांस्टेंट है नहीं। तो फिर आइजैक न्यूटन ने बोला कि इट इज अ मेड अप ऑफ पार्टिकल एक्स। उसका नाम क्या है? एक्स। अभी देखो यही चीज गलत भी प्रूव हो जाएगी। अभी एक्स मान लो, अब यही में अब इसको रॉन्ग भी समझ लेना। और जब आपको पता है ये लाइट की स्पेलिंग यहां पे लाई हो गया, स्पीड ऑफ लाइट जो होगी सॉलिड में बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। और लिक्विड में और गैस में ऐसा होता है? ऐसा होता है? नहीं होता है। कंफ्यूज हो गया ना आप लोग भी? एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। कहां होता है ऐसे? कहां होता है? ऐसा होता है क्या कि अब सॉलिड में लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है? साउंड थोड़ी है वो। साउंड इज अ पार्टिकल, बट लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेव एंड पार्टिकल, दैट्स व्हाई। तो आइजैक ने तो बोल दिया। तो फिर कुछ लोग जो एकदम बेसिक जो साइंटिस्ट भी नहीं थे वो बोले अगर आइजैक सर की बात माने फिर तो यार अगर मैं लोहे के अंदर लाइट पास कराऊं तो जल्दी पहुंच जाना चाहिए, पर तू तो जाता ही नहीं है। लोहे के अंदर लाइट जाती है क्या? वो तो एक तो ओपेक मीडियम है ना, वो तो वहीं पे पूरा कंजर्व हो जा रहा है उसका एनर्जी, बाद में वो डिसिपेट होकर इधर निकल गया। गर्म हो सकता है पर आगे नहीं बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते पता नहीं कितना टाइम ले रहे लाइट। तो लोग बोले सही बात है। फिर वो बोले कि आइजैक सर ने बोला था कि पार्टिकल है तो फिर पानी में और तेज जाना चाहिए। पानी में तो फिर डिसिपेशन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और गैस में तो इनकी बात पूरी तरीके से क्या हो गई? फिर खारिज हो गई। तो मतलब ना ह्यूजन सही हो पाए ना ये। एक इंसान आया, कौन आया? कोई तो आया होगा, मैक्सवेल आया। इसने खूब छक्का छक्का मारा मतलब ग्लेन मैक्सवेल नहीं, क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने बोला लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नीदर पार्टिकल बोला इन्होंने नॉर वेव बोला, इन्होंने सीधे फील्ड की बात कर ली। अच्छा एक चीज ये बोलने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक चार्ज बॉडी है यहां पे, ठीक? इस चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द क्या होगा? चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द क्या होता है जनरली? अरे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, तभी ना चार्ज फील होता है। ठीक, जैसे कि आप बहुत ज्यादा ऐसे रब करो तो लाइट पेपर आपके हाथ में आ जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी अटैच होती है, और जो कि जनरली क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर होती है। तो उन चीजों में नहीं जाएंगे हम, इतना फिजिक्स में भी नहीं जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड खराब है इसकी। देखो तो मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, उस पर भी हम मत जाओ, हम बेसिक चीजें बात करते हैं। हमको इस समय नहीं जाना, फिजिक्स में नहीं जाना है। वी विल बी ओनली स्टिक टू द प्रॉपर्टीज, हम प्रॉपर्टी पे सिर्फ नाम पे रहेंगे। तो हर एक चार्ज का, हर एक बॉडी की एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो बहुत कम होती है। जैसे मैंने ग्रेविटी की बात करी थी, वैसे तो हर एक बॉडी अपने आप को अट्रैक्ट तो कर ही रही है, पर क्यों दोनों चिपक नहीं रहे हैं? क्या बहुत कम है? अरे वही जो जी का है वैल्यू इतनी ज्यादा कम है क्योंकि इवेंचुअली दोनों का मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो वो नियर टू 0 आएगा, इसीलिए अट्रैक्ट। ये बात याद थी। तो वैसे चार्ज का भी जो एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है? इवेंचुअली इतना जो कांस्टेंट वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वो 0 है। तो हमको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है समझ में नहीं आता, हमें दिखाई नहीं देता, पर होता है। जस्ट बिकॉज हम लोग ये बॉडी और मैं अट्रैक्ट नहीं समझ लीजिए, ग्रेविटी नहीं है पर हाँ। तो वही चीज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी, सॉरी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बॉडी के साथ, मतलब हर बॉडी के साथ होगा। बट एक चीज को समझना पड़ेगा आप लोगों को, अगर ये चार्ज मूव करेगा तो क्या ये फील्ड मूव करेगा? बिल्कुल करेगा भाई। चार्ज मूव हो रहा है मतलब इधर उधर जा रहा है तो पूरा वो सिस्टम भी तो जाएगा। ठीक, तो अगर मान लो पार्टिकल जा रहा है, पार्टिकल, तो फिर पूरा सिस्टम भी हिलेगा।
तो ये भी एक दुविधा की बात थी। क्या दुविधा की बात थी बताता हूं आप लोग को मैं क्या कह रहा हूं। दुविधा की बात थी कुछ, कहां गया ये, क्या अच्छा मैं सीधे यहां पे आ गया क्या, छोड़ो। दुविधा की बात क्यों थी ये हटाओ, हाँ यहां पे आते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा तो वो अपनी पूरी फील्ड को लेके जाएगा। तो दुविधा की बात ये थी कि अगर ऐसा होता तो फिर वही वाली बात है, कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रहता, कभी ज्यादा कभी कम होता, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे होता है कभी कभी वो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑरोराज जो दिखते हैं, पर ऐसा हर जगह नहीं होता है, वो कुछ स्पेशल जगहों पे होता है। तो यहां भी थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा था। तो मैक्सवेल जो थे उन्होंने इसीलिए ना यहां पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पार्टिकल ना इस्तेमाल करके फील्ड का इस्तेमाल किया है। फील्ड इज गवर्नड बाय द पार्टिकल, ये यार लाइन याद करना, फील्ड इज गवर्नड बाय द पार्टिकल बट इट इज इंडिपेंडेंट। वो अपना मतलब ये नहीं कि अगर वो उससे गवर्न तो हो रहा है पर इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब अगर एक पार्टिकल के पास दूसरा पार्टिकल आएगा तो प्रॉपर्टी बदल जाएगी पर फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। मतलब फील्ड अपना नॉर्मल रहेगा, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आने वाला, ये बात याद रखो। पार्टिकल की वजह से सब कुछ बदल सकता है पर फील्ड इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक, अब हो क्या रहा है, अब हम थोड़ी सी वेव को बनाते हैं। जैसे कि एक वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है, वेव जनरली आपको पता है कि वेव की कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि एक, अच्छा आपको ये सब पता है कि नहीं, क्रेस्ट वेस्ट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, बहुत सारा, एटीट्यूड एल्टीट्यूड, कुछ बेसिक चीजें याद तो होगी, इसलिए मेरे को सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। अब देखो आपको पता है कि एक क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रो से ट्रो की जो कॉन्सिक्यूटिव तो जो दूरी होती है क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। मतलब ये क्लियर है, चलो ठीक है। तो वेव की प्रॉपर्टी उसके पास अपना एक वेवलेंथ होगा, ठीक है, उसकी एक वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी क्या, अगर ये दूरी है तो कुछ समय भी तो लेगा इस दूरी को तय करने में, तो स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटा टाइम। तो अगर आपको स्पीड निकाली तो उसी को हम वेलोसिटी ऑफ द वेव बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी को जब 1/t को आप देखोगे तो 1/t को हम फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं कि एक सेकंड में एक्चुअल में कितनी बार वो वेव बना रहा है, ठीक। तो इस पे ज्यादा समय नहीं, हम सीधे इस पे आ जाते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा या फिर लैम्डा अपॉन टाइम, ये कुछ याद कर लो, याद करें तो बेसिक चीज में याद भी क्या करना है। अब हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए ना फिर, तो मतलब उन्होंने ये बोला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये होता है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो होते हैं इवेंचुअली। तो उसको अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब C इज इक्वल टू, सी को मतलब V को C क्यों लिखा है ये बात पता है क्यों? इसकी जो स्पीड है वो जो V है जनरली वेव, पर हम तो लाइट वेव की बात कर रहे हैं ना, हम हर वेव की नहीं बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, विजिबल लाइट वेव की। तो विजिबल लाइट वेव की स्पीड क्या होती है, C बोलते हैं उसको। E इक्वल टू, याद करो, E इक्वल टू mc²। अब C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो मैं क्या विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को C इक्वल टू f लैम्डा लिख सकता हूं कि नहीं? कुछ इसमें बहुत हाई डेरिवेशन नहीं था, एकदम बेसिक डेरिवेशन था, तो उसमें कुछ अब प्लैंक्स कांस्टेंट। अब आपको मैंने एक और बार बताया था E इक्वल टू mc²। अब वहां से देखो E इक्वल टू mc² एंड C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो क्या E इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समझ रहे हो? थोड़ा सा देखो, हर मॉड्यूल को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। याद करो जब मैंने आप लोग को वो वाला मॉड्यूल पढ़ा रहा था, कौन से मॉड्यूल में, न्यूक्लियर टेक में बता रहा था क्या नहीं, किसमें मैंने E इक्वल टू mc² का डिस्कस किया था? मैं स्पेस में डिस्कस किया था क्या? किसी में भी डिस्कस किया था, उसको मतलब नहीं, उसमें हमने नहीं जाना। हमको ये मैंने आपको बताया था ना कि E इक्वल टू mc² होता है, ठीक है। तो अगर E मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो वेव उतनी ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा, उतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी। ये तो क्लियर है? बस यहां से आपका ये पूरा का पूरा मॉड्यूल क्लियर हो जाएगा। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड E इक्वल टू, अब यहाँ पे एक प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि देखो प्रोपोर्शनल है ना, तो उसको अगर हम मेरे को वैल्यू में लाना हो तो फिर वही कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, तो उसको हम H से दिखाते हैं, ठीक है, न्यू से H से, H कांस्टेंट बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या छोड़ दो। अब हम आते हैं थोड़ा सा कुछ टाइप्स ऑफ पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है, वेव स्पेक्ट्रम,
वेव स्पेक्ट्रम समझते हैं ना आप लोग, जो यूवी रे से शुरू होकर कहां तक होता है। चलो आओ थोड़ा सा उसको बनाते हैं थोड़ा सा। देखो अगर मैं ऐसे लेके चलूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगा? गामा रे, एग्जैक्टली गामा रेज। उससे कम एक्सरे, उससे कम यूवी रेज में यूवी रेज का एक पूरा रेंज रहेगा, क्योंकि यूवी में ए बी सी होंगे, समझ रहे हो। ओफो यूवी, ठीक। यूवी थोड़ा सा मैं सीधा लाइन खींचने में ऐसे कर रहा हूं, इसका मतलब यार, ठीक। यूवी के बाद हमारा स्पेक्ट्रम आ गया जो हम देख पा रहे हैं। तो इस विजुअल में तो विब्ग्योर होता है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं? विजिबल स्पेक्ट्रम। चलो इसके बाद इंफ्रारेड, याद करो इंफ्रारेड आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे, जब ऊपर से रेज आती हैं तो जो टेरेस्ट्रियल इंफ्रारेड वो बहुत हीट होती हैं, इंफ्रारेड। उसके बाद अपने अभी इसको आज हम रेडियो वेव्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, आर वेव्स। उसके बाद माइक्रोवेव, अवन वगैरह में जो यूज होता है, ठीक। देखो एनर्जी इनके पास सबसे ज्यादा होती है, पर गर्माहट के लिए इसके इस्तेमाल करते हैं। तो इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? अभी तो आप लोग बोल रहे हो, अच्छा पकाते इस पे ना, खाना मान लो चावल ठंडा तो इसमें डाल देते हैं, मस्त चावल गर्म हो जाता है कि नहीं। सब्जी उब्जी गर्म करनी होती है इसमें गर्म कर देते हैं, मस्त अपना केक वगैरह से बना लेते हैं। क्यों इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं? जब सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी है तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हमको तो ओवरऑल एनर्जी चाहिए ना, हीट चाहिए ना, हीट। तो इससे तो फ्रीक्वेंसी से क्या एनर्जी ज्यादा है ना, सिंपल सी बात है। सर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते ये। इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो पूरा सिस्टम, घर वर शहर वहर सब तबाह कर देगा ये। वो कंट्रोल कर सकते हैं इसको हम लोग, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब टॉर्च लेके खड़े रहोगे चावल पे तो वो नहीं गर्म होगा है कि नहीं। तो इसको कंट्रोल तो कर सकते हैं, पर इसके फिर हीटिंग टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग इसको कंट्रोल भी करते हैं, इससे हीट भी हम डिराइव कर लेते हैं, इसीलिए वो क्लोज सिस्टम छोटा सा होता है, राइट। चलो ये बस दिखाना था आप लोग को स्पेक्ट्रम। वापस से हम उस पर आते हैं, कहाँ गया ये था, हाँ यही था, ठीक। अब देखो सबसे ज्यादा क्या होता है? गामा रेज। डेंजरस क्यों लिखा हूं मैं? कॉस्मिक रेज है वो, कॉस्मिक रेज बोलते हैं ना, कॉस्मिक एक्स, यूवी, अल्फा बीटा गामा जितने भी होता है, फिर एक्स रेज, वो सब के सब कॉस्मिक रेज। वो बहुत ही ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं, मतलब किसी बॉडी को पेनिट्रेट करके आर पार हो सकते हैं, इसीलिए क्या होते हैं वो डेंजरस। और दूसरी चीज उनकी एफ बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी भी बहुत हाई होती है, ठीक। उसके बाद मैंने एक्स रेज, ये भी डेंजरस होते हैं, ठीक। इसका यूवी रेज, ये भी डेंजरस होते हैं, और ये सब आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है। अच्छा व्हाट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? सिंपल सी बात है, अगर मान लो कोई भी पार्टिकल है ना, उनको इजीली ब्रेक कर देंगे ये, तो आयन में कन्वर्ट कर देंगे। और रेडिएशन क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सिंपल, मतलब इतना टफ नहीं है, ठीक। दूसरा आते हैं विजिबल लाइट। इसमें क्या होता है? अच्छा ये वो है आपका वेवलेंथ का डेटा है, रेंज है, सॉरी रेंज है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसको अभी तो छोड़, मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें लिखी हैं, तो मैंने ये भी लिख दिया। एनसीईआरटी में शायद ये लिखा है, और ये कुछ जनरलाइज टेक्स्ट बुक अप्रॉक्स, या पता थोड़ी है हमें, ठीक है। इंफ्रारेड को हम जनरली हीट के संदर्भ में लेते हैं, ठीक है। तो इंफ्रारेड लाइट हीट, और माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स मैंने नीचे लिखा है, रेडियो ऊपर होना चाहिए, एक सेकंड। जहां तक मुझको याद है सबसे आखिरी में माइक्रोवेव होता है, एज पर एज आई नो। यहां पे हमने गलत लिख दिया था, सबसे आखिरी में रेडियो वेव होता है, उसके ऊपर माइक्रोवेव होता है, वो अभी वहां पे, ठीक है। सबसे आखिरी में, मतलब सबसे जो कम एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा तो किसकी होगी? रेडियो वेव्स की, सिर्फ कम्युनिकेशन में इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अवन वगैरह माइक्रोवेव। तो ये तो था पूरा स्पेक्ट्रम, ये तो पूरा स्पेक्ट्रम था। तो अब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो एक्चुअल में स्पेक्ट्रम क्या होता है? वो ये होता है। अच्छा यहाँ पे फोटो लगी तो है, इस फोटो को थोड़ी ऊपर करते हैं। अब एडिट नहीं होता है क्या? पहले होता था इतना अच्छे से।
चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वाइब्रेशन, अच्छा अब होगा नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज अ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच ट्रेवल्स विद स्पीड, आपको पता ही, जो मैंने वो जो फॉर्मूला लिखा है इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूं, इन स्पेस डिपेंडिंग अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। कहां से कहां तक? गामा से लेके रेडियो वेव्स तक हम इसको 7 हिस्सों में बांट सकते हैं। देखो, बांट तो हम लोग इनफाइनाइट हिस्सों में सकते हैं, पहली बात ये नहीं कि 7 एकदम फिक्स है, पर अपनी साइंस को हम इजी बनाने के लिए कैटेगराइज किए हैं। पार्ट्स तो आप कितना ही बांट सकते हो ना, इनफाइनाइट, पर अपनी साइंस को इजी करने के लिए हमने 7। अब यहां पे थोड़ा आप लोग को आसान हो जाएगा समझना, ये फोटो बहुत सही है। देखो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे लो फ्रीक्वेंसी और सबसे कम इसका देखो वेवलेंथ है। इस क्यों क्या हो गया? ठीक है, और यहां पे आपकी एनर्जी देखो, एनर्जी भी सबसे ज्यादा हाई है और इसकी एनर्जी बहुत कम है। तो अब हम देखते हैं गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, और बीच में एक छोटा सा विजिबल रेंज का स्पेक्ट्रम है जो हम लोगों को पूरा कलर दिखता है, वेब की ओर। और सोचो इसी में हमको दुनिया भर की सारी जितनी भी लाखों कलर्स हम लोग जो अज्यूम कर सकते हैं, लाखों अरबों करोड़ों जो बोलना है बोल लो, सारे कलर्स इसी में से आ जाते हैं। होता 7 ही है, 7 है ना, 3 और 1 7 है, पर एक्चुअल में ये अगर आप इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिक्स एंड मैच करो तो बहुत सारे कलर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इससे कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, ये इनको समझना है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक ये मतलब ये एप्लीकेशन है, ये वाली जो फोटो है थोड़ी एप्लीकेशन बेस्ड फोटो है। अब थोड़ी एप्लीकेशन बेस्ड फोटो है, इस फोटो को देखो, दिख रही है ना प्रॉपर। अब देखो, सबसे ज्यादा जो एनर्जी की रे होगी वो देखो, कॉस्मिक रेज देखो यहाँ पे बनी है, कॉस्मिक। ठीक है, अल्फा बीटा रेडिएशन मैंने आपको पढ़ाई दिया है कि अल्फा में क्या होता है, बीटा में क्या होता है, क्या निकलता है। ठीक, दूसरा फिर जब एक्सरे की इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी के अंदर कोई भी अगर डिफॉर्मिटी है, टूटना हो जाता है, फिर कोई मेटल छूट जाता है, तो उसको हम लोग ट्रैक करने के लिए हम लोग एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसीलिए देखा करो ज्यादा एक्सरे भी नहीं कराना चाहिए। और कई बार तो जो ऐसे फेक क्लिनिक्स होते हैं, मतलब इतने अच्छे क्लिनिक्स नहीं होते हैं, तो वो एक्सरे मशीन की इंटेंसिटी को भी सही से फिक्स नहीं कर पाते। एक्चुअली पता है, हर इंसान के हिसाब से थोड़ी इंटेंसिटी को भी मैनेज करना चाहिए। एक बूढ़ा व्यक्ति जो होगा, जिसकी कमजोरी है, मतलब मान लो उनके सेल्स इतने डेवलप नहीं है, इतने स्मार्ट तो होंगे नहीं, तो उनके लिए एक्सरे बहुत डैमेजिंग है, जनरली अवॉइड करना चाहिए। एमआरआई वगैरह इतना अच्छा नहीं होता है जनरली, क्योंकि सब रेडिएशन ही तो है, बहुत बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड वर्ड यूज करा जाता है। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद अच्छा, फिर आप देखो अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज आर हार्मफुल, ये यहां पे मत जाएगा, बस फोटो लगा हुआ है। फिर आता है विजिबल रेंज। अच्छा, ये देखो विजिबल रेंज में फिर आप यहाँ पे मोबाइल फोन से लेके हीटिंग, जो अभी घरों में हीटर इस्तेमाल हो रहा है, इसमें बल्ब, सूरज सब आ गया। ठीक, फिर रेडियो बेस में आपके देखो सारे सिग्नल्स आ गए, टेलीविजन सिग्नल, टावर वगैरह सब आ गए। और सबसे आखिरी में क्या आपका, नहीं सॉरी, माइक्रोवेव बीच में, सबसे आखिरी में आपका रेडियो वेव्स। अब देखो, ये देखो फ्रीक्वेंसी दिख रही होगी, फ्रीक्वेंसी की भी एक फोटो बनी हुई है, दिख रहा है आपको क्रेस्ट एंड ट्रो का फोटो। ठीक है, ये देखो यहां कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट काफी नियरर है, और यहां पर तो ऑब्वियसली इसका जो लैम्डा होगा वो कैसा होगा, और इसका वही चीज है। ठीक है, अब आते हैं हमारे लिए पूरा जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनता है। फोटोज से ही मैं ज्यादा इस्तेमाल इसलिए करूंगा कि देखो यहां पे कुछ कंसेप्ट है ही नहीं, इस चैप्टर में कुछ कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अप्लाइड है। मैंने आप लोग शुरू में दिखा दिया, सारा का सारा करंट अफेयर है, ये पूरा मॉड्यूल करंट अफेयर है। कभी इससे कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हाउ इट इज डिफाइंड एंड सो, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। राइट, पूरा अप्लाइड है। और ये सब प्रीलिम्स पे थोड़ा ज्यादा सवाल आते हैं, इससे मेंस में इतने सवाल नहीं आते। अच्छा, मेंस में सवाल कहां से आते हैं, विल डिस्कस, एक बार मॉड्यूल खत्म होने दो। ठीक है, ये सबसे अच्छा है। तो अगर आपको, हम लोग को एक्चुअली में यही पढ़ना है। ठीक है, व्हाट इज वी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्मॉल फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, या फिर शॉर्ट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी, फिर जो मैंने आप लोगों को बताया था एस बैंड, एल बैंड। अब यहां से सवाल बनते हैं। ठीक, अच्छा, आपने बीच में एक न्यूज सुना होगा कि 5G को लेके बहुत में बीच में दिक्कतें हुई थी। जो एरोप्लेन्स थे वो अपने सिग्नल को नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए एयरपोर्ट्स के आसपास जितने भी 5G टावर उनको हटाए गए, है कि नहीं, सुना होगा। जो यूएस में तो पूरा 3 दिन एयरपोर्ट्स की लैंडिंग ही बंद हो गई थी। दिखाते हैं आप लोग को,
5G रेडिएशन न्यूज लिखते हैं, सीधे न्यूज। वो कहां गया? ये देखो कितना अच्छा टॉपिक है। ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, हाउ व्हाट इंपैक्ट डज रेडिएशन फ्रॉम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस ये नहीं आएंगे कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में कैसे साइंस को इन्वॉल्व करके उसके स्पेक्ट्रम को बदलाव किया गया, फिर C इक्वल टू F लैम्डा हुआ वो नहीं, ऐसे ये क्वेश्चन नहीं हमारे लिए। हमारे लिए क्वेश्चंस ये हैं। तो ये एक अच्छा है, देखो यहाँ पे आप लोग के सामने मिल गया। ठीक है, अब देखो कॉस्मो मैगजीन का है, इसमें बहुत अच्छे, आप अगर ये फ्री होगा तो हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, फ्री नहीं होगा, हमको पता था फ्री नहीं होगा। इतना छोटा, बस पढ़ लेते हैं। रिस्पॉन्डिंग द पब्लिक कंसर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी 5G ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट, ऑस्ट्रेलिया रेडिएशन सेंसिटिव सिनेमा छोड़ो, लीडर ऑथर हेल्थ इंपैक्ट छोड़ो, इसको एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव रेगुलर में से कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोर। अरे यार कहानी क्या, सीधे टॉपिक पे आओ। व्हाई इंटरनेशनल दिस डिमांडिंग, क्या सीधे बात बताओ ना, कहानी। द रिसर्चर्स से द कम्युनिटी के पब्लिक है एक्सपेक्ट करने इंपैक्ट। हद हो गई, कोई बात ही नहीं बताया, पूरी कहानी इसने लिख दिया। कैसे इंपैक्ट करते हैं, ऐसा आंसर नहीं लिखना होता आपको कि लोग कंसर्न दिखा रहे हैं, कंसर्न दिखा रहे हैं, कंसर्न 5 बार आप कंसर्न लिख दो, कंसर्न क्या है वो मत लिखो। ऐसे आंसर नहीं लिखने हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को सीधे यहाँ पे मैं आपको जो मेन हम लोग के लिए सवाल आ सकता है, क्योंकि जो मुझे लगता है 5G रेडिएशन एयर प्लेन लैंडिंग एयरप्लेन, अब यस वाई एयरलाइंस आर स्टिल फाइटिंग 5G, ये एक अच्छा सवाल है। अब आपको आएगा सवाल, ठीक है। एज 5G नेटवर्क बिकम इंक्रीजिंगली अवेलेबल फॉर अमेरिकन्स, ऑब्वियसली फॉर इंडियंस। ऐसा भी होता है क्या? रुकना पड़ता है। 6 सेकंड। ठीक है, ठीक है, ये अच्छा है। Some airlines are pushing back against the rollout of major communication companies like AT&T and Verizon। बहुत वहां की जियो और एयरटेल मान लो, ठीक है। The reason, अभी को सीधा रीजन, एयरलाइंस आर कंसर्न्ड दैट, ये हो गया आप लोगों का सीधा एक पॉइंटर। एयरलाइंस आर कंसर्न्ड दैट C बैंड फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 3.7 गीगाहर्ट्ज टू 3.9 गीगाहर्ट्ज। अब आते हैं हम अपने मॉड्यूल पे। 3.7 से क्या लिखा? 3.9, ठीक। यानी कि 3.7 से 3.9 कहां होगा? ये, ठीक। देखो रेडियो स्पेक्ट्रम, देखो दिख रहा है ना रेडियो स्पेक्ट्रम, यानी कि 3 से, यानी ये जो काला वाला है 3.6 टू 6000 है। तो एक प्रकार से ये 3.9 से 3.7 से 3.9, ये हमारा जो इंडिया में यूज हो रहा है स्पेक्ट्रम 5G इस वक्त, वो 4 गीगाहर्ट्ज तक का है, और 3.25 भी मान लो 3.7। तो अभी जो आप लोग 5G फोन यूज कर रहे हो, ठीक है, जो 5G नेटवर्क यूज कर रहे हो वो 3.7 के आसपास का है। अब जो 4G प्लस है वो तो 2.75 पे भी चल जाता है। अब ये 3.75 वाला स्पेक्ट्रम है, ये देखो कैसे डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, कौन से रेंज में आ रहा है जनरली? SHF मतलब सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। अच्छा यहाँ पे है, तो ये देखो सब फोटोज मैंने रखा है। वेरी लो 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 SHF, देखो इसमें सैटेलाइट भी आ गया और अल्ट्रा हाई में सेलफोन्स एंड GPS, और इसी में आपके कहीं ना कहीं वो आते हैं, इन्हीं दोनों के बीच में क्या आते हैं? एयरप्लेन्स भी, क्योंकि उनकी भी तो नेटवर्क ऐसे सैटेलाइट बेस्ड बातें करते हैं, वो भी सैटेलाइट बेस्ड, उनकी भी तो एयर ट्रैफिक, एयर मैनेजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, पर देखो एक्चुअली मिसाइल रेंज में इतना दिक्कत क्यों नहीं आएगा? कितने समय के लिए मिसाइल लॉन्च होता है? कोई भी मिसाइल कितने टाइम रहता है एयर में? मुश्किल से कुछ मिनट, कुछ सेकंड। पर एरोप्लेन 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 20-20 घंटा। तो दिक्कत 10 मिनट 5 मिनट वालों को आएगी कि जो 10-10 घंटे रह रहे हैं। बात सही है, पर आप कभी ऐसे थोड़ी मिसाइल मारोगे कि यहाँ पे सेलफोन है तो डिस्टर्ब, इतनी स्पीड में निकलेगा, खत्म करके बॉल हटाओ। पर एरोप्लेन को तो पूरे टाइम उसको नेटवर्क कंजेशन में बातचीत करनी रहती है। आप लोग देखो कुछ मूवीज अगर देखे होगे, उसमें दिखाता है नहीं कि कितना अलग अलग ग्रीन सिग्नल बोलता है, फिर उसमें कोई इंटरसेप्ट आ रहा है, फिर उसे बीप साउंड, ये सब क्या है? सिग्नलिंग, इसी को बोलते हैं सिग्नलिंग।
और जो टावर होते हैं, टावर जो होता है, टावर सिग्नल बड़े बड़े एयरपोर्ट के बगल में होते हैं, वो उनको सिग्नल देते रहते हैं। अब देखो यही से देखो दिक्कत शुरू हो गई। यहां तक ना 2G था लाइफ, हम लोग का सेट था, तो हम अपना अलग थे, वो अपना अलग थे, कोई दिक्कत नहीं था। पर हम भी कम नहीं है, अब हमको 3 चाहिए, तो हम थोड़ा सा आगे घुसे। फिर हम 3G में घुसने में 4G चाहिए, तो और आगे घुसे। धीरे धीरे पेनिट्रेट करते करते हम 5G में आ गए। तो अब इनके घर में आ गए एक तरह से देखो तो। अब कल को हम 6G की बात कर रहे हैं, तो अब कैसे होगा? आपको दिख रहा है, देखो ये लड़ाई तो हो रही है ना, क्योंकि इनको अलग स्पेक्ट्रम चाहिए और उनको अलग स्पेक्ट्रम चाहिए। तो अब आपको मैं वापस से न्यूज पे ले जाता हूं। अच्छा न्यूज मिल गया, मैं भी सेव कर लूंगा, आप लोग भी सेव कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स करके, ठीक है। अब 3.7 गीगाहर्ट्ज टू 3.9 गीगाहर्ट्ज यूज्ड बाय बोथ कंपनीज मे इंपैक्ट देयर रेडियो अल्टीमीटर्स। अच्छा अल्टीमीटर्स मतलब क्या? जो ऊंचाई पे जो नहीं, वो जो टावर होते हैं अल्टीमीटर्स यूज करते हैं सिग्नल्स को प्रिवेल करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, सिग्नलिंग बताने के लिए, ट्रैफिक बताने के लिए, कंजेशन बताने के लिए। रनवे खाली है, कौन सा रनवे पे उतारना है, कहां पे उतारना है, क्योंकि ट्रेन तो है नहीं कि फोन हो जाएगा बता दो कि हाँ प्लेटफॉर्म बदल दो, वो एरोप्लेन है, ठीक। विच आर इंस्ट्रूमेंट क्रूशियल टू सेफ नेविगेशन एंड लैंडिंग ऑफ प्लेन्स। तो आप लोग को एप्लीकेशन में समझ में आ गया कि वो रेडियो सिग्नल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो चीज होता है इससे। क्या होता है? नेविगेशन में हेल्प करता है और लैंडिंग ऑफ प्लेन्स, दोनों दो अलग चीजें। नेविगेशन मतलब ऊपर और लैंडिंग मतलब नीचे उतरते वक्त, ठीक।